अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ हासिर जिस्त बाय वजिया महमूद का 7वां एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। हासिर जिस्त अस्कलम वजिया महमूद, किस्त नंबर 7। रात का 1 बज चुका था। आसमान स्याह चादर ओढ़े ज़मीन को तारीक कर चुका था। सब लोग इस वक्त अपने अपने लिहाफों में पुरसुकून नींद ले रहे थे। उसने गाड़ी पार्क करते हुए एक नज़र सामने डाली, जहाँ तमाम कमरों की रोशनियाँ बुझ चुकी थी सिवाय लॉन्च के, जो इस वक्त रोशन था। उसने गहरी सांस ली। उसे मालूम था कि अब उसकी खैर नहीं। वो कदम बढ़ाता हुआ अंदर चला गया। लॉन्च में दाखिल होते उसे सामने ही नूर और सावियार बैठे हुए नजर आए। ताशविन पर नजर पड़ते वो दोनों जो बातों में मसरूफ थे खामोश हो गए। उनके चेहरों पर छाए तासुरात देखता वो आगे आया। मेहमान चले गए? उसके इस अजीब से सवाल पर जावियार तंजिया मुस्कुराया। नहीं, वो तो अभी तक आपके इंतजार में बैठे हैं। जावियार की इस बात पर नूर ने ताशविन को मुखातिब किया। भाई, आपने अच्छा नहीं किया। हमने आपका इतना इंतजार किया मगर आप नहीं आए। उसका फूला हुआ चेहरा उसकी नाराजगी वाज़ेह कर रहा था। इससे पहले कि ताशविन कुछ कहता, नूर दोबारा बोली, अम्मू जान भी आपसे खफा हैं। वो आपको अपनी दोस्त से मिलवाना चाहती थी मगर आप नहीं आए। नूर की बात पर ताशविन आगे बढ़ता हुआ उसके करीब आया। आई एम सो सॉरी नूर, इमरजेंसी केस था। सर्जरी के दौरान मुझे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हो सका। उसकी बात पर नूर ने उसकी जानिब देखा। वो तो ठीक है भाई, मगर अम्मू जान आपसे नाराज़ हो गई हैं। आप उन्हें मैं मना लूँगा, तुम फिक्र मत करो। वो नूर की बात काटता हुआ बोला, जिस पर नूर मुस्कुराई। वो बस इतनी ही देर ताशविन से नाराज़ हो सकती थी, जबकि पास बैठा जावियार जो उन दोनों की बातें सुन रहा था ताशविन को मुखातिब करता बोला, जो नूर के साथ सोफे पर बैठ चुका था। एक मज़े की बात बताऊँ डॉक्टर साहब। उसकी बात पर ताशविन ने उसकी जानिब देखा। अम्मू जान की दोस्त आपकी रिश्तेदार थी। उसकी बात पर ताशविन के साथ साथ नूर भी हैरान हुई। रिश्तेदार? ताशविन उलझन का शिकार हुआ, जिस पर जावियार मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ रिश्तेदार। अम्मू जान की दोस्त आपकी मरीज हैं, तो डॉक्टर और मरीज का भी तो रिश्ता ही होता है ना, जानते तो होंगे उन्हें। उसकी बात पर नूर फसर बोली, भाई के पास रोज इतने मरीज आते हैं, भाई को कैसे मालूम कि उनमें से अम्मू जान की दोस्त कौन है। नूर की बात पर जावियार ने दोबारा ताशविन को मुखातिब किया। वो डॉक्टर साहब की खास मरीज हैं, उन्हें डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से जानते हैं। उसकी बात पर उस बार ताशविन बोला, पहले बुझवाना बंद करो, साफ साफ बताओ किसकी बात कर रहे हो। उसने अपनी घड़ी उतारते हुए टेबल पर रखी। एडवोकेट आबरू सिद्दीकी को तो यकीनन आप जानते हैं। इस नाम पर ताशविन के कान एकदम खड़े हुए। उसने फौरन जावियार की जानिब देखा। उनकी अम्मी जो कि आपकी मरीज हैं, वही अम्मू जान के बचपन की दोस्त हैं। जावियार ताशविन के चेहरे के बदलते हुए तासुरात देखता महसूस हो रहा था। ताशविन ने कुछ पूछने के लिए लब खोलना चाहे कि अचानक किसी ख्याल के तहत उसने पास बैठी हुई नूर को बुलाया। नूर, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ले आओ प्लीज। नूर, जो बहुत तवज्जो से उनकी बातें सुन रही थी, ताशविन की बात पर उठ खड़ी हुई। जी भाई, मैं अभी लाती हूँ। वो ये कहते हुए किचन की जानिब चल पड़ी, जबकि ताशविन ने उसके जाते ही जावियार को मुखातिब किया। कौन कौन आया था? उसके सवाल में छुपी हुई बेचैनी पर जावियार के लब मुस्कुराहट में ढले। सब आए थे, सब। जावियार के जवाब पर ताशविन दोबारा बोले, वो आई थी, मेरा मतलब। जी वो भी आई थी। ताशविन का जुमला मुकम्मल होने से पहले जावियार बोला, तो यकीनन उसे मालूम हो गया होगा कि मैं। जी भाई, उन्हें सब पता चल गया है, बल्कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, सबको सब पता चल चुका है। एक बार दोबारा ताशविन की बात मुकम्मल होने से पहले जावियार बोलने लगा, जिस पर ताशविन खामोश हो गया। इसलिए तो कहता हूँ डॉक्टर साहब के घर रहा करें। उसे मालूम था कि इस वक्त ताशविन को अपनी गैर मौजूदगी पर अफसोस हो रहा होगा। वो ताशविन की नज़र में आबरू के लिए पसंदीदगी उसी दिन कोर्ट में देख चुका था, और आज ताशविन के सवालात और चेहरे के बदलते तासुरात उसकी सोच को पुख्ता कर गए थे। दूसरी जानिब ताशविन को एकदम अपनी बेइख्तियारी का एहसास हुआ। उसने एक नज़र जावियार के चेहरे की जानिब देखा, जिस पर छाई हुई मुस्कुराहट उसे सब समझाने के लिए काफ़ी थी। उसने फौरन खुद को कोसा और खुद पर काबू पाते हुए बोलने लगा, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि। वो अपना दायां हाथ बालों में फेरता हुआ कहने लगा, मुझे मालूम है भाई कि आप किस लिए पूछ रहे थे। जावियार की इस बात पर ताशविन को शिद्दत से अपनी बेइख्तियारी पर अफसोस हुआ। इतने में नूर ताशविन के लिए खाना ले आई। सामने बैठा जावियार एक नज़र ताशविन पर डालता मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है, ये किसी के लिए नहीं ठहरता। साइम और हलीमा की वफ़ात के बाद अम्मू जान को महसूस होता था कि गोया उनकी ज़िंदगी में वक्त ठहर गया हो, उनकी ज़िंदगी रुक गई हो, मगर वक्त अपनी रफ्तार से सबको अपने साथ ले आगे बढ़ता है। 8 साल बाद सुबह 7 बजे का वक्त था। सूरज तुलू हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था। तमाम चरिंदे परिंदे अपने रब की हमदो सना करते अब अपने अपने रिस्क की तलाश में निकल चुके थे। डॉक्टर आफिया इस वक्त अपने कमरे में बेड पर बैठी कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ थी।
इन 8 सालों में उनका चेहरा बहुत बदल गया था। वो बहुत ज़ईफ हो चुकी थी। उस एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल डाला था। मगर अब वो वक्त के साथ काफ़ी संभल चुकी थी। उनकी सेहत में पहले से काफ़ी बेहतरी आ चुकी थी, जिसकी वजह वो सिर्फ और सिर्फ सबरीना को मानती थी। इन गुजरे 8 सालों में सबरीना ने अपनी ज़िंदगी उनके और बच्चों के नाम कर डाली थी। उसने डॉक्टर आफिया के एहसानात का बदला पूरी तरह अदा कर दिया था। डॉक्टर आफिया ने कुरान पाक बंद करते हुए इस पर बोसा दिया और उसे गिलाफ में लपेटते अलमारी में रख दिया और वापस बेड पर बैठते तस्वीर थामते हुए तस्वीर पढ़ने लगी थी। वो सामने दीवार पर नसीब, हलीमा और साइम की तस्वीर देखते मुस्कुरा रही थी। उनकी मुस्कुराहट भी अफसरदा थी। जबकि बाहर इस वक्त हलचल का समा था। सबरीना इस वक्त किचन में मौजूद थी। गुलाबी रंग की शलवार कमीज पहने, बालों को जूड़े में गूंथे वो इस वक्त तेज तेज हाथ चलाते हुए सामने पड़ी 3 लंच बॉक्स पैक कर रही थी। लंच बॉक्स तैयार करते वो फौरन बाहर आई, जहां इस वक्त डाइनिंग टेबल पर वो तीनों मौजूद थे। वो तीनों इस वक्त यूनिफॉर्म में मलबूस थे। जावियार और ताशफिन नाश्ते से फारिग हो चुके थे, जबकि नूर फजल अभी भी खाने में मसरूफ थी। नाश्ता कर लिया सबने? सबरीना पूछते हुए उनके करीब आई, जिस पर जावियार एक अफसोस भरी नजर नूर पर डालते हुए बोलने लगा, जी अम्मी, मैंने और भाई ने नाश्ता कर लिया है। बस ये एक लेजी गर्ल है जिसने अभी तक नाश्ता नहीं किया। उसके बाद पर नूर फजल की नीली आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। बुरी बात जावी, ऐसे नहीं कहते, बहना अभी छोटे हैं ना। सबरीना ने जावियार को मुखातिब किया, जबकि ताशफिन लंच बॉक्स अब तीनों के बैग में डाल रहा था। उसकी कदोकामत, भूरी आंखें, आवाज, वो हूबहू फैजी था। नहीं अम्मी, ये अब छोटी नहीं है, ये भी अब बड़ी हो गई है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं फिर वो छोटे नहीं रहते, बड़े हो जाते हैं। वो सबरीना के अल्फाज उसे ही लौटा रहा था। अम्मी, बस और नहीं खाया जा रहा। नूर की मिनमिनाहट पर सबरीना उसकी जाने मुतवज्जा हुई। ये नीली आंखों वाली गुड़िया उसे बहुत अजीज थी। उसने उसकी आंखों में आए आंसू साफ किए और उसका माथा चूमा, जिस पर जावियार भी उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी इस हरकत पर सबरीना मुस्कुराई। उसे मालूम था कि वो यहाँ क्यों आया है। उसने झुकते हुए उसके माथे को भी चूमा। इतने में वैन के हॉर्न ने उन्हें अपनी जाने मुतवज्जा किया। चलो बच्चों, शाबाश, वैन आ गई है। सबरीना नूर फजल को कुर्सी से उतारती बोली। ताशफिन अपना और नूर फजल का बैग उठाते बाहर की जाने बढ़ने लगा, जबकि जावियार अपना बैग पहनकर भागता हुआ सबसे आगे था। नूर और जावियार को वैन में बैठाते सबरीना ने ताशफिन का माथा चूमते हुए उसे मुखातिब किया। ताशफिन, भाई बहन का ख्याल रखना। उसके बाद पर ताशफिन अस्बात में सर हिलाते हुए बाहर चला गया। सबरीना गेट बंद करते हुए वापस आ गई और अम्मा जान के कमरे की जानिब चल पड़ी। ये उन सब का रोज का मामूल था। वो तीनों सुबह उठते, सबसे पहले अम्मा जान के पास आकर कुरान पाक की तिलावत करते, फिर तैयार होकर स्कूल चले जाते। बच्चे चले गए? सबरीना को कमरे में दाखिल होते हुए देखकर अम्मू जान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी अम्मू जान। वो सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी, जबकि अम्मू जान की नज़र उसके जले हुए हाथ पर पड़ी। सबरीना, तुम्हारा हाथ ये कैसे हुआ? वो हमेशा की तरह उसके लिए मुतफक्किर हुई। कुछ नहीं अम्मू जान, वो बस जल्दी जल्दी में हो गया। वो अपना हाथ दुपट्टे के नीचे छुपाते बोली। तुम्हें कितनी बार कहा है सबरीना, बच्चों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा करो। वो हमेशा उसे यही कहा करती थी, क्योंकि साइम और हलीमा की वफ़ात के बाद सबरीना ने उन बच्चों को बिल्कुल माँ की तरह पाला था। एक माँ से ज़्यादा प्यार दिया कि कहीं उन्हें अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। वो अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़ात सब फरामोश कर चुकी थी। अब उसकी ज़िंदगी अम्मू जान और बच्चों से शुरू होकर उन पर ही ख़त्म हो जाती। अम्मू जान, आपके लिए नाश्ता बनाऊं? वो उनकी तवज्जो दूसरी जानिब करने के लिए बोली। नहीं, तुम रहने दो, सफ़िया आएगी तो वो बना देगी, तुम अभी आराम करो। अम्मू जान की नज़र अब भी उसके हाथ पर थी। अम्मू जान, रज़िया आज छुट्टी पर है, मैं आपका नाश्ता बनाकर आराम कर लूँगी। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। अम्मू जान को मालूम था कि वो टल्लों वालों में से नहीं थी। इन 8 सालों में उन सब की ज़िंदगियाँ बदल चुकी थीं। अम्मू जान शुरू के 2 साल शदीद अलालत का शिकार रही थी, मगर गुजरते वक्त और सबरीना की कोशिश से वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रही थी। वो अपनी तमाम जमा पूंजी से अफरीदी ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट खोल चुकी थी, जिसके मामलात भी सबरीना ही देखती थी। उसने वाकई उनकी बेटी बनकर दिखाया था, जबकि बच्चों से भी कोई हकीकत पोशीदा न थी। वो अपने हकीकी माँ बाप के बारे में सब जानते थे। हलीमा के घर वालों में सिर्फ उसकी माँ थी, जो साल में एक बार पाकिस्तान आकर बच्चों से मिल जाती। गुजरते वक्त के साथ साथ बच्चे अब सबरीना के बगैर एक पल नहीं रहते थे। मुख्तसरन अब घर और घर के मक्कीनों को संभालने वाली सबरीना थी। उसने झुंझलाए हुए अंदाज में मोबाइल वापस टेबल पर रखा। उसके चेहरे के तासुरात से वाज़ेह था कि वो इस वक्त उकताहट का शिकार थी। उसे यहाँ शहरियार का इंतज़ार करते आधा घंटा हो चुका था और शहरियार अभी तक नहीं पहुँचा था। वो मुसलसल उसे कॉल कर रही थी, पर वह उसकी कॉल भी नहीं उठा रहा था। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद पर काबू पाया।
और एक नज़र आसपास बैठते हुए लोगों पर डाली थी, जो सब उस वक्त खुशगवार मौसम का मजा लेने में मसरूफ थे। आज सुबह से ही आसमान पर हर जानिब बादल छाए हुए थे। वक्फे से होती हुई हल्की बारिश माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रही थी। वो कुछ देर पहले ही अपने लिए कॉफ़ी और सैंडविचेस ऑर्डर कर चुकी थी। वो भी आसपास का जायजा ही ले रही थी कि उसे सामने से शहरियार आता दिखाई दिया। उसे देखते ही अमल के माथे पर बल नमूदार हुआ। एक्सट्रीमली सॉरी अमल, ट्रैफिक बहुत था इसलिए देर हो गई। शहरियार अमल के चेहरे पर छाए हुए तासुरात देखता वजाहत देने लगा। और तुम्हारा मोबाइल वो कहाँ था? तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? उसके बाद पर शहरियार ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए जवाब दिया, मोबाइल वो साइलेंट पर था। शहरियार के जवाब पर अमल के गुस्से में इजाफा हुआ। मुझे आधा घंटा हो गया है यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करते। अगर तुम मज़ीद 5 मिनट तक ना आते तो मैं वापस चली जाती। अमल ने टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल दोबारा उठा लिया। अच्छा ना यार, छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ क्या ऑर्डर करूँ? शहरियार ने सामने पड़े मेन्यू कार्ड को उठाया। मैं अपने लिए ऑर्डर दे चुकी हूँ। अमल ने टांग पर टांग रखते हुए जवाब दिया, जिस पर शहरियार कुछ लम्हे खामोश हुआ, मगर फिर वेटर को बुलाते हुए अपना ऑर्डर दिया। गुस्सा ठूक दो अमल, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? वो अमल को मुखातिब करते बोला, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाई थी, मगर तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अमल की बात पर शहरियार बोलने लगा, सॉरी कह तो रहा हूँ यार, अब और क्या करूँ? शहरियार की बात पर अमल ने उसकी जानिब देखा और एक गहरी सांस लेते बोलने लगी, इट्स ओके शहरी, पर अगली बार मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी। वो रुकी, जबकि दूसरी जानिब शहरियार का चेहरा पुरसुकून हुआ। मुझे तुमसे रुतबा के बारे में बात करनी थी। उसकी बात पर शहरियार बहुत तवज्जो से उसकी बात सुनने लगा। मैंने रुतबा के मोबाइल से उसकी सारी तस्वीर कल अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर ली थी और वह सारी तस्वीर मैं तुम्हें भेज चुकी हूँ। अब आगे क्या करना है तुम बेहतर जानते हो। और हाँ, वो बोलते बोलते रुकी, तुम वो तमाम मैसेजेस अपने पास सेव कर रहे हो ना? उसके सवाल पर शहरियार के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। डोंट वरी अमल, एक एक मैसेज मेरे पास महफूज हैं। उसकी बात पर अमल भी मुस्कुराई। इतनी देर में वेटर अमल का ऑर्डर लेकर आ चुका था। अमल, तुमसे एक बात पूछूं? वेटर के जाने के बाद शहरियार ने अमल को मुखातिब किया, जिस पर अमल ने असबात मसरे लाया। तुम रुतबा के मोबाइल से मुझे मैसेज करती हो, फ़ोन कॉल्स करती हो, उससे कभी तुम पर शक नहीं हुआ? शहरियार के सवाल पर अमल तंजिया मुस्कुराई। वो मुझ पर एतमाद करती है, अंधा एतमाद, जिसका सबसे बड़ा सबूत तुम्हारे सामने है। उसकी बात पर शहरियार हंसने लगा, और तुम उसके एतमाद का गलत फ़ायदा उठा रही हो, राइट? उसकी बात पर अमल के चेहरे के तासुरात बदले। वो इसी काबिल है। अमल के लहजे में नफरत थी। इतने में शहरियार का ऑर्डर भी आ चुका था। वेटर के जाते अमल ने उसे मुखातिब किया, मैं तुम्हें सारी तस्वीर भेज चुकी हूँ, पर फिर भी तुम एक बार चेक कर लो। उसकी बात पर शहरियार अपना मोबाइल उठाते अमल की भेजी हुई तस्वीर देखने लगा कि अचानक एक तस्वीर पर उसकी हरकत करती हुई उंगलियां थम गई थीं। उस तस्वीर में रुतबा के हमरा आबरू भी थी। उसके जहन के पर्दे पर उस दिन का वाक़या लहराया। क्या हुआ? शहरियार के चेहरे के बदलते तासुरात देखते अमल ने उसे मुखातिब किया, जिस पर शहरियार ने उसकी जानिब देखा। ये कौन है? उसने मोबाइल की स्क्रीन अमल के सामने की। ये रुतबा की बड़ी बहन है। क्यों, क्या हुआ? उसकी बात पर शहरियार के चेहरे पर छाए हुए तासुरात में हैरत का इजाफा हुआ। नहीं, कुछ नहीं। शहरियार अमल के सामने इस वाक़े का जिक्र नहीं करना चाहता था। तुम जानते हो इसे? अमल के सवाल पर शहरियार बमुश्किल मुस्कुराया। अरे नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। उसके बाद पर अमल असबात में सर हिलाते हुए सामने पड़ी कॉफ़ी पीने लगी, जबकि शहरियार के दिल और दिमाग में आज रुतबा से बदला लेने का अज़्म मज़ीद पुख्ता हो गया था। वो रुतबा के बर्बादी की सूरत में आबरू को भी तकलीफ पहुंचाकर उससे अपना बदला ले सकता था। उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल साइड पर रखा और अपना ऑर्डर किया गया खाना खाने लगा। वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया कि उसकी निगाह सामने नाश्ते के टेबल पर बैठे नफूस पर पड़ी। नूर और सायुयार की नजरें भी उससे मिली, जबकि सबरीना की पुश्त उसकी जानिब थी। वो नीचे उतरता सीधा सबरीना की कुर्सी की जानिब गया और पीछे से उनके गिर्द बाजू लपेटते उन्हें सलाम करते उनके सर पर बोसा दिया, जिस पर सबरीना ने उसे जवाब दिया। उसके जवाब में छुपी खफगी ताशमीन आराम से महसूस कर सकता था। वो उनके सामने आता अपनी कुर्सी पर बैठते उन्हें मुखातिब करता बोला, अम्मू जान, मेरी प्यारी अम्मू जान, आप अभी तक मुझसे न खफा हैं। उसकी बात पर सबरीना ने आंखों में खफगी लिए उसकी जानिब देखा। तो क्या नाराज़ नहीं होना चाहिए? उनकी बात पर वो बोलने लगा, होना तो चाहिए, मगर मेरी भी तो मजबूरी थी ना अम्मू जान, मुझे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हो सका। ताशफीन, कभी काम के अलावा ज़िंदगी की बाकी मामलात के बारे में भी सोचा करो। सबरीना ने जूस का ग्लास में उंडेलते हुए उसकी जानिब बढ़ाया, जिस पर ताशफीन ने मुस्कुराते हुए असबात मसर लाया। जैसा आप कहें अम्मू जान। उसके लहजे में छुपी शरारत भापते हुए बोलने लगी, तुम्हारे इस मसले का हल मैं सोच चुकी हूँ।
उनकी बात पर ताशफीन जूस का ग्लास खाली करते हुए टेबल पर रखते उनसे पूछने लगा, कैसा हल? जबकि पास बैठे जावियर और नूर उसकी बात सुनते नाश्ता कर रहे थे। ऐसा हल जिससे तुम्हारे पाँव भी घर में टिकने लगेंगे। उनकी बात पर ताशफीन के चेहरे के तासरात बदले। अम्मू जान, आप क्या कह रही हैं? वो समझ चुका था मगर फिर भी उनसे वजाहत चाहता था। यही कि मैंने सोच लिया है कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। मगर अम्मू जान, इस बार इनकार की गुंजाइश नहीं है, अम्मू जान ने अटल लहजे में कहा। ताशफीन के खुलते लब देखते वो दोबारा बोली, लड़की तुम्हारे लिए मैं पसंद कर चुकी हूँ। वो ये कहते हुए ताशफीन के सर पर बम फोड़ चुकी थी। ताशफीन की आबरू के लिए पसंदीदगी के बारे में जावियर उन्हें पहले ही बता चुका था। मगर अम्मू जान, सबरीना ने हाथ के इशारे से उसे बोलने से रोका। परेशान मत हो, तुम भी उसे जानते हो। उनकी बात पर ताशफीन फौरन बोला, कौन? आबरू, मेरी दोस्त सालिया की बेटी। ताशफीन को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। वकील है वो, जावियर भी उसे जानता है। अम्मू जान की यह बात उसकी सोच पर मोहर लगा गई। मुझे वो पहले ही नज़र में बहुत अच्छी लगी थी। खुश इखलाक, सोबर, खूबसूरत, तहम्मुल मिजाज, सबसे बढ़कर एहसास जिम्मेदारी तो उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। सबरीना मुस्कुराते हुए उसे आबरू की खूबियाँ गिनवा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इतनी अच्छी बच्ची को तुम्हारी दुल्हन बनाकर इस घर में ले आऊं। ताशफीन का दिल उस वक्त सातवें आसमान पर जा पहुंचा था। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? उनके सवाल पर ताशफीन ने उनकी जानिब देखा मगर खामोश रहा। जबकि उसकी खामोशी को देखते जावियर बोलने लगा, अम्मू जान समझा करे ना, मशरकी लड़कों की खामोशी के पीछे ही उनकी इकरार छुपा होता है। जावियर दांतों की नुमाइश करता बोला, तुम खामोश रहो जावी। अम्मू जान की बात पर जावी की बत्ती सी अंदर होते हुई नूर की दांत नजर आने लगे थे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है अम्मू जान, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। उसकी बात पर अम्मू जान मुस्कुराई। जबकि ताशफीन अपनी जगह छोड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की जानिब चला गया। लगता है लड़का शर्मा गया। जावियर की बात पर अम्मू जान और नूर हंसते हुए नाश्ता करने लगी। माजी, वो दोनों इस वक्त लॉन्च में बैठे अपना होमवर्क करने में मसरूफ थे, जो कुछ देर पहले ही ताशफीन उन्हें समझा कर गया था। वो दोनों ताशफीन के पास ही पढ़ते थे। जबकि ताशफीन अपने FSC के पेपर्स देकर अब रिजल्ट का मुंतज़िर था। वो प्री मेडिकल का स्टूडेंट था और वो डॉक्टर आफिया की तरह ही एक कामयाब और शफीक डॉक्टर बनना चाहता था। नूर अपना काम ख़त्म करते जावियर की जानिब देखने लगी, जो कॉपी पर झुका हुआ लिखने में मसरूफ़ था। नूर ने अपने बैग की एक जिप खोलते हुए खामोशी से एक चॉकलेट बाहर निकाली कि कहीं जावियर को उसकी खबर ना हो जाए। मगर रैपर खुलने की आवाज़ पर जावियर के कान खड़े हो गए थे और वो अपना सर उठाते हुए उसकी जानिब देखने लगा। उसकी नज़र खुद पर पड़ती देखकर नूर ने फ़ौरन वो चॉकलेट अपने पीछे छुपा ली। क्या छुपा रही हो नूर? वो नूर के करीब आता बोला। कुछ भी नहीं, नूर मासूमियत से बोली। नूर, झूठ मत बोलो। जावियर उसके पीछे जाते देखने लगा, जिस पर चारों नाचार नूर को वो चॉकलेट उसे दिखानी पड़ी। ये मेरे दोस्त ने मुझे दी थी। वह चॉकलेट वापस अपने बैग में डालने लगी, जबकि जावियर की नज़रें उस चॉकलेट पर थीं। लाओ नूर, मुझे दो चॉकलेट। जावियर चॉकलेट उसे खींचते हुए बोला। ये मेरी चॉकलेट है जावी। नूर चिल्लाई मगर जावियर उसके हाथ से चॉकलेट ले चुका था। अब ये मेरी हो चुकी है। वो चॉकलेट अपने हाथ में लहराता हुआ बोला, जिस पर नूर ने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और अपनी जगह से उठती जावियर के करीब जाते उसके बाल खींचने लगी। आ आ आ नूर, मेरे बाल छोड़ो, वो चीख रहा था। पहले मुझे मेरी चॉकलेट दो। नूर भी बजीद थी। उन दोनों का शोर सुनते हुए ताशफीन, जो उस वक्त कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठा था, भागता हुआ बाहर आया। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो उनके करीब आता हुआ बोला। उसकी आवाज़ सुनते नूर फौरन जावियर के बाल छोड़ चुकी थी। भाई जावी मेरी चॉकलेट नहीं दे रहा। नूर के आंसू फौरन बहने लगे। जावियर, ताशफीन ने जावियर की जानिब देखते कहा, जो अपने बाल हिला रहा था। इसने मुझे मारा भी था भाई। नूर ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए झूठ बोला और चॉकलेट उठाते अपने बैग में डाल ली। ये झूठ बोल रही है भाई, मैंने इसे नहीं मारा। जावियर नूर को घूरता हुआ बोला, क्योंकि उसे मालूम था कि नूर ताशफीन की लाडली है और वो उसके बातों पर फ़ौरन यकीन कर लेता है। बहुत बुरी बात है जावियर, मैं तुम दोनों को होमवर्क देकर गया था, वो मुकम्मल हो गया? उसके सवाल पर नूर फ़ौरन बोली, जी भाई मेरा हो गया, पर जावी का अभी रहता है। नूर ने अपनी कामयाबी के साथ जावियर की नाकामी बताना ज़रूरी समझा। ठीक है नूर, तुम अपना बैग उठाओ और मेरे साथ अंदर चलो। जावियर, तुम भी अपना काम जल्दी मुकम्मल करो। वो ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, जबकि नूर ने अपना बैग उठाते जावियर को ज़बान चढ़ाई और ताशफीन के पीछे चली गई। झूठी ना हो तो। जावियर बड़बड़ाता हुआ दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। नूर ताशफीन के कमरे में जाते अपनी चॉकलेट खाने लगी, जबकि ताशफीन कंप्यूटर के सामने बैठा उस वक्त अपने रिजल्ट का मुंतज़िर था। उसने बहुत मेहनत की थी और उसकी मेहनत का फल
उसे कुछ देर में मिलने वाला था। वो उस वक्त मुतफक्किर चेहरा लिए कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था कि कुछ सानिया बाद स्क्रीन पर उसकी मार्कशीट जाहिर हुई थी। मुतफक्किर चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने FSC में 95% स्कोर किया था। उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। वो फौरन वहाँ से उठता हुआ अम्मूजान के कमरे की जानिब चला गया, जहाँ उस वक्त अम्मूजान के साथ सबरीना भी मौजूद थी। ये खुशी की खबर वो सबसे पहले उन दोनों को सुनाना चाहता था। हाल आज मौसम काफ़ी खुशगवार था। आसमान पर बादलों का बसेरा था। बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें फिजा को मज़ीद खुशगवार बना रही थी। वह अपनी शिफ्ट ऑफ करते हुए अब घर के लिए निकला। उसे आसपास मौजूद हर शय खूबसूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके दिल का मौसम बहुत खुशगवार था। मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। वो गाड़ी ड्राइव करता हुआ उस वक्त एक ही इंसान को सोच रहा था। उसके हवासों पर उस वक्त वो सियाह आंखों वाली लड़की छाई हुई थी। पहले तो वो उसके लिए अपनी बदलती कैफियत पर हैरान होता, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ अपने दिल में उसके लिए पैदा होते जज्बात उसे खुशी देने लगे थे। पहले वो उससे हुई हर मुलाकात को महज इत्तेफाक समझता था, मगर अब वो उन मुलाकातों को कुदरत का किया गया फैसला मानता था। और कल सबरीना बेगम की गई बातें उसे अंदर तक शर्मसार कर गई थी। जिस लड़की को वो पसंद करता था, उसकी माँ ने भी उसी लड़की को इंतखाब किया था। वो बहुत खुश था कि उसकी ख्वाहिश और चाहत पूरी होने जा रही थी। उन्हीं सोचों में उसने कब गाड़ी का रुख कोर्ट की जानिब मोड़ लिया, उसे मालूम ही ना हो सका था। कुछ देर बाद वो अपनी गाड़ी कोर्ट के सामने पार्क करता हुआ बाहर आया। वो उस वक्त सियाह पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट पहने हुए था। शर्ट पर पहनी हुई सियाह लेदर की जैकेट उस पर जच रही थी। चेहरे पर सजी खूबसूरत मुस्कुराहट उसे मज़ीद वजीहा बना रही थी। उसका इरादा आबरू से मिलने का था या उसे दूर से देखने का, उसे खुद मालूम न था। वो कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। उसने नजरें इधर उधर घुमाते उसे तलाशना चाहा, मगर वो उसे कहीं न दिखाई दी। वो कदम उठाता हुआ मजीद आगे बढ़ा कि अचानक दाएं जानिब देखते उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी। वो सामने खड़ी किसी दूसरे वकील से महू गुफ्तगू थी। सफ़ेद शलवार कमीज पर पहना हुआ सियाह कोट, पौने में बंधे बाल, नफासत से लिया हुआ दुपट्टा, न जाने क्यों आज वो उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। किसी बात पर जब वो मुस्कुराई तो उसके गालों पर पड़ते हुए डिम्पल पर ताशफिन को अपनी धड़कन एकदम तेज होती हुई महसूस हुई थी। उसे फौरन अपनी पोजीशन का एहसास हुआ कि वो कोर्ट के बीचों बीच खड़ा एक वकील को देखने में मसरूफ है, मगर वो अभी इसी सोच में गुम था कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो तेजी से पलटा। पीछे जावियर खड़ा था। वो कैसे भूल गया था कि जावियर भी तो यहीं पर होता है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ, सब खैर है? वो कुछ देर पहले ताशफिन की निगाहों का मरकज देख चुका था, इसलिए अपने दांतों की नुमाइश करता बोला, हाँ सब खैरियत है। वो मैं तो तुमसे मिलने आया था। एकदम पकड़े जाने पर ताशफिन अपनी कन्फ्यूजन में न जाने क्या बोल गया। मुझसे मिलने? खैर तो है भाई, मेरी बहुत याद आने लगी है आपको। वो उसको चढ़ाते हुए बोला, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें लेने आया था। मैंने सोचा तुम्हारा भी ऑफ हो गया होगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो ये बात कहते हुए जावियर को मजीद बात करने का मौका दे गया था। भाई कुछ तो गड़बड़ है। शायद आप भूल गए हैं कि मेरे पास एक अदद बाइक है जिस पर मैं रोज कोर्ट आता जाता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ बोला। उसकी बात पर ताशफिन अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर देखने लगा। आए भाई, आपको चाय पिलाऊं? आपकी तबीयत कुछ नासाज लग रही है। वो अपना हाथ ताशफिन के दिल के मकाम पर रखता हुआ बोला और उसे अपने साथ लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। जाते जाते ताशफिन ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, मगर अब वो वहाँ मौजूद ना थी। वो दोनों इस वक्त जावियर के कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक उनकी समाज से शोर की आवाज़ टकराई। वो दोनों उठते बाहर आए, जहाँ कुछ फासले पर लोगों का एक हजूम जमा था। वो आगे बढ़ते करीब गए। उस मुजस्मे के दरमियान एक औरत और एक मर्द मौजूद थे। वो औरत रो रही थी, जबकि मर्द के चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। मेरा बेटा मुझे वापस करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। वो औरत रोते हुए बोली, ये मेरा बेटा है और ये मेरे पास रहेगा। तुम रखो अपनी बेटियां अपने पास। वो शख्स तनफुर से बोला, जिसकी गोद में 1 साल का बच्चा मौजूद था। मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूंगी? खुदा का वास्ता है, रहम करो मुझ पर। वो औरत गिड़गिड़ाई, जबकि उसके अतराफ 3 छोटी बच्चियां सहमी हुई खड़ी थी। फिक्र मत करो, मैं तुम पर रहम करते हुए बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। उस शख्स के लहजे में नफरत थी। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। उस औरत की रो रो कर हिचकियां बन चुकी थी। मैं तुम्हें अपना बेटा हरगिज नहीं दूंगा। वो शख्स तनफुर से कहता हुआ पलटा कि वो औरत लपकते हुए उस बच्चे को पकड़ने लगी, जिस पर उस शख्स ने अपना हाथ उस औरत को मारने के लिए हवा में बुलंद किया, मगर उसका हाथ हवा में ही रुक चुका था और रोकने वाली आबरू थी। दूर हटो, वो ऊंची आवाज़ में बोली, जिस पर वो आदमी 2 कदम पीछे हटा।
मेरी क्लाइंट से दूर रहो और आइंदा इस पर हाथ उठाने से पहले एक बार सोच लेना कि अगर तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ पर इस तरह से हाथ उठाता तुम्हें कैसा महसूस होता। आबरू उंगली उठाए उसे वार्न करती हुई बोली। और आप सब यहाँ खड़े तमाशा देख रहे हैं, जाए यहाँ से। आबरू आसपास खड़े लोगों की जानिब इशारा करती बोली। हुजूम आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा। आबरू अब उन दोनों मियाँ बीवी की जानिब देखते उनसे बात कर रही थी। अभी भी वक्त है भाई, एक बार फिर सोच लें, जाविया ने ताशफिन की जानिब देखते हुए कहा, जो आंखों में सताइस लिए कुछ दूर खड़ी आबरू को देख रहा था। उसकी बात पर उसने सवालिया नजरों से जाविया की जानिब देखा। मेरा मतलब है भाभी काफी दबंग है, किसी भी बात पर जरा सा गुस्सा आ जाए तो पीट देती हैं। उसकी बात पर ताशफिन मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी। ऐसे काम किए ही क्यों जाए जो उसे गुस्सा दिलाए। ताशफिन की इस बात पर जाविया फौरन बोला, वाह जी वाह, यानी पूरी तैयारी है जन मुरीदी की। उसकी इस बात पर ताशफिन हंसने लगा। वो बहुत कम ऐसे खुलकर हंसता था। जाविया ने आज काफ़ी अरसे बाद उसके चेहरे पर ऐसी खुशी देखी थी और दिल ही दिल में उसकी दायमी खुशी की दुआ की थी। यही रुकिएगा डॉक्टर साहब, मैं बस अभी आया। वो ये कहता हुआ अपने कमरे की जानिब भाग गया था, जबकि ताशफिन आबरू की जानिब देखने लगा। वो इस वक्त एक वकील और उस औरत के हमरा खड़ी थी। वो चंद सानिया उसे ऐसे ही देखता रहा। वो दिन ब दिन उसके दिल में अपना मकाम बुलंद करती जा रही थी। डॉक्टर साहब, अगर भाभी को ताड़ लिया हो तो चलें। जाविया की आवाज़ पर वो उसकी जानिब पलटा, जो अपनी बात कहता उसे बाहर आने का इशारा करता जा चुका था, जबकि ताशफिन सर झटकते हुए मुस्कुराया और आबरू पर एक आखिरी नज़र डालते हुए बाहर की जानिब चल पड़ा। माजी सबरीना इस वक्त अम्मू जान के कमरे में मौजूद थी। अम्मू जान की तबीयत पिछले एक हफ्ते से दोबारा बिगड़ने लगी थी। वो अभी कुछ देर पहले ही उन्हें हॉस्पिटल से लाई थी। सबरीना, मेरा वक्त अब करीब आ चुका है। सबरीना, जो उनको सूप पिला रही थी, उनकी इस बात पर एकदम चौंकी। अम्मू जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो मुतफक्किर हुई। यही सच है सबरीना, अब मेरे पास ज़्यादा वक्त बाकी नहीं। उनकी आवाज़ धीमी और बोझल थी। ऐसी बातें मत करें अम्मू जान, आप ठीक हो जाएंगी। सबरीना के लहजे में नमी घुलने लगी। सबरीना, मेरी एक बात गौर से सुनो। वो सबरीना की जानिब देखते हुए बोली। जी अम्मू जान। उसने सूप का बाउल टेबल पर रखते हुए अम्मू जान का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। ताशफिन को सब सच बता दो। यह बात सुनते सबरीना के हाथों की गिरफ्त एकदम ढीली पड़ी, चेहरा साकित हो गया। तुम पहले ही बहुत देर कर चुकी हो, मजीद देर मत करो। ताशफिन अब जवान हो चुका है, बेहतर यही है कि ये बात उसे तुम खुद बता दो। अगर उसे यह हकीकत कहीं और से मालूम हुई तो वो तुमसे मुतफक्किर हो जाएगा। उनकी बात पर सबरीना उनकी जानिब देखते हुए बोलने लगी। अम्मू जान, अगर वो हकीकत मुझसे भी जान लेगा तो वो तब भी मुझसे बदगुमान हो जाएगा। मगर तुम हकीकत कब तक छुपाओगी सबरीना? एक ना एक दिन तो सच सामने आना ही है ना। तुम माँ हो सबरीना, उसे पास बैठाते प्यार से सारी सच्चाई बताओगी तो वो बदगुमान नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा तो बदगुमानी वक्ती होगी। मजीद देर मत करो सबरीना तुम। मगर अम्मू जान, मैं उसे कैसे बताऊं कि उसका बाप मरा नहीं है, जिंदा है, और वो अपने बेटे के वजूद से बेखबर है और उसे इससे बेखबर रखने वाली उसकी माँ है। वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। उसने अम्मू जान के चेहरे की जानिब देखा जो साकित हो चुका था। वो उनकी नज़रों के ताकुब में देखने ही वाली थी कि अम्मू जान के लब हिले। ताशफिन बेटा, सबरीना को लगा उसके कमरे की छत उस सर पर आ गिरी है। वो जिस चीज़ से दूर भाग रही थी वो उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसने पलटते ताशफिन को देखा, जिसके चेहरे पर छाए तासुरात, आंखों में फैली बदगुमानी सबरीना को बहुत कुछ समझाने के लिए काफ़ी थी। ताशफिन, वो बोलती बेड से उठने ही लगी थी कि ताशफिन रफ़ी में सर हिलाता हुआ भाग गया। सबरीना भी उसके पीछे भागी, मगर उसके पहुंचने से पहले ही ताशफिन खुद को अपने कमरे में बंद कर चुका था। ताशफिन, ताशफिन बेटा, दरवाज़ा खोलो। सबरीना रोते हुए दरवाज़ा बजा रही थी। एक बार मेरी बुरी बात तो सुन लो। उसे रोता हुआ देखकर जाविया और नूर भी उसके करीब आ गए थे। दरवाज़ा खोलो बेटा, ऐसे बदगुमान मत हो, तुम्हारी बदगुमानी तुम्हारी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो रोते हुए दरवाज़ा पीट रही थी। उसे रोता देखकर नूर भी रोने लगी थी। इतने में अम्मू जान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उनके पास आई। अम्मू जान, आप इसे कहे ना दरवाज़ा खोलें। वो रोते हुए उनके करीब आई, जिस पर वो उसे अपने साथ लगाए बोली। सबरीना, सब्र करो, उसे कुछ वक्त दो, मैं खुद उससे बात करूँगी। अम्मू जान की बात पर सबरीना बोलने लगी। अम्मू जान, मैं उसकी नाराज़गी नहीं सह सकती, उसे कहें कि सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। वो बिलक बिलक कर रो रही थी, जबकि अम्मू जान की आंखों में भी आंसू झिलमिलाने लगे थे। उन्हें उसी बात का तो डर था। मेरे साथ आओ सबरीना, वो बच्चों को भी अपने करीब आने का इशारा करते हुए बोली। मगर अम्मू जान। सबरीना, मैंने कहा ना मेरे साथ आओ। वह उसे साथ ले अपने कमरे की जानिब चली गई। जाविया और नूर भी उनके साथ चले गए थे, जबकि कमरे में मौजूद 18 साला ताशफिन उस वक्त आंसुओं से रो रहा था।
वो अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी हकीकत से बेखबर था। उसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बाप के होते हुए यतीमी में गुजारी थी। अपनी उम्र का एक हिस्सा वो अपने बाप की शफकत को तरसता रहा था, उसके प्यार के लिए बेचैन रहा था। और सबसे तकलीफदेह बात तो ये थी कि इन सब की जिम्मेदार उसकी अपनी माँ थी। ज़िंदगी में पहली बार उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। वो घुटनों में सर्दियाँ फूट फूट कर रो रहा था। वो इस वक्त अपने कमरे में बेड पर नीम दराज थी, कानों में हैंड फ्री लगाए वो आंखें बंद किए मज़े से गाने सुन रही थी। गहरे सब्ज रंग की सलवार कमीज पहने और दुपट्टे से बेनियाज लेटी थी, बालों को खुला छोड़ रखा था। इसबा और आबरू कमरे में दाखिल होने को महसूस न कर पाई थी, जबकि दूसरी जानिब वो दोनों उसे देखकर एक दूसरे की जानिब देखती मुस्कुराई। इसबा ने आगे बढ़ते मोबाइल पर चलते गाने को रोक दिया। अचानक गाने की आवाज़ रुक जाने पर रुतबा ने आंखें खोली और उन दोनों के सामने देखते हुए फौरन उठ बैठी। तुम लोग कब आई? वह हैंड फ्री कानों से निकालते बोली। जब तुम मजे से गाने सुन रही थी। आबरू की बात पर इसबा भी बोलने लगी। आबरू, तुम भी रुतबा से सीख लो कि छुट्टी के मजे कैसे लिए जाते हैं। इसबा की बात पर रुतबा अपने बाल झटकते हुए मुस्कुराई। मजाल है जो ये छुट्टी के दिन भी कभी मेरे साथ घर के कामों में मदद करवा दे। वो आबरू की जानिब देखते हुए शिकवा कर रही थी, जबकि रुतबा उसकी बात को अनसुना करते हुए अपना मोबाइल उठाने लगी। वैसे तो ये पूरा दिन यूनिवर्सिटी होती है तो घर के कामों से इसकी जान छूट जाती है, मगर छुट्टी का दिन भी मोहतरमा अपने कमरे में गुजारती हैं ताकि कोई काम न करना पड़े। इस बार आबरू को रुतबा की शिकायतें लगा रही थी। उन दोनों की बातों में मसरूफ देखते हुए रुतबा अपना मोबाइल खामोशी से साइड टेबल के दराज में डाल दिया। वो अनजान थी कि उसकी ये हरकत आबरू की नज़रों से छुप नहीं सकी। जब इस बार रुतबे की तमाम शिकायतें लगा चुकी तो रुतबा ने उसे मुखातिब किया। मेरी शान में और कुछ कहना चाहेंगी आप? वो तंजिया अंदाज में बोली, जिस पर इसबा के कुछ कहने से पहले ही आबरू बोल पड़ी। रुतबा, मुझे 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल देना। आबरू की इस बात पर रुतबा के चेहरे का रंग एकदम फक हुआ था। रुतबा, मैं तुमसे कह रही हूँ। उसके चेहरे की उड़े रंग आबरू की सोच को पुख्ता कर गए थे। रुतबा ने सुस्त रवैये से आगे बढ़ते हुए अपना मोबाइल दराज से निकाला और आबरू की जानिब बढ़ाया, क्योंकि अब उसके पास उसके अलावा और कोई रास्ता ना था। ये किसका मोबाइल है रुतबा? आबरू लहजे में सख्ती लिए गोया हुई। मेरा मोबाइल है ये, रुतबा ने अपने चेहरे के तसुरात को नॉर्मल करते कहा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये तुम्हारा मोबाइल नहीं है रुतबा। तुम्हारा मोबाइल? ये मेरा नया मोबाइल है, रुतबा आबरू की बात काटते हुए बोली, जबकि इस पर संजीदगी से उन दोनों की बातें सुन रही थी। और ये नया मोबाइल कहाँ से आया है? आबरू ने नया के लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है। रुतबा की बात पर आबरू इस्तेज़ाइया हंसी। ये गिफ्ट यकीनन अमल ने दिया होगा। आबरू की बात के जवाब में रुतबा अपना लहजा मजबूत करते हुए बोलने लगी। नहीं, अमल ने नहीं, सादिया ने दिया है। वो झूठ बोल रही थी। ये मोबाइल उसे अमल नहीं दिया था, उसने दिया और तुमने ले लिया। आबरू का लहजा मज़ीद सख्त हो गया था। तो मैं और क्या करती आबरू? तुम उसे मना कर देती। आबरू रुतबा की बात काटती बोली। आबरू, किसी के तोहफे को इनकार करने का मतलब तुम जानती हो? वो मिनमिनाई। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है रुतबा कि किसी से इतने महंगे तोहफे तहफ़ मत लिया करो, मगर तुम बात नहीं आती। आबरू लम्हे भर को रुकी। बहुत बार तुम्हें समझाया है कि दोस्त अपने जैसे अपने क्लास के बनाया करो, मगर तुम पता नहीं कब समझोगी। आबरू के लहजे में तासुफ था। वो पहले भी बहुत बार रुतबा को रोक चुकी थी, मगर रुतबा हमेशा उसे मायूस करती थी। उसकी तमाम दोस्तों का ताल्लुक अपर क्लास से था, मगर आबरू, दोस्त तो दोस्त होता है, क्लास से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है रुतबा। 2 लोग जिनका रहन सहन, सोच, ख्यालात, क्लास ये सब मेल न खाते हों, उनके दरमियान कायम किया गया कोई भी रिश्ता कामयाब नहीं होता। आबरू की बात पर इसबा ने भी इस्बात में सर हिलाते हुए उसकी बात की हमायत की थी। मगर आबरू, अगर मगर कुछ नहीं रुतबा, तुम ये मोबाइल कल ही उसे वापस करोगी। आबरू की बात पर रुतबा फ़ौरन बोली। तुम कैसी बातें कर रही हो आबरू? वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? रुतबा की आवाज़ बुलंद थी। जो भी सोचे, तुम कल उसे ही वापस करोगी। आबरू का लहजा अटल था। आबरू, वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। मैं कैसे? रुतबा, मैंने एक बार कह दिया ना। आबरू के लहजे में गुस्सा था। रुतबा खामोश होते हुए इस्बात में सर हिला गई, मगर वो दिल ही दिल में इरादा कर चुकी थी कि वो ये मोबाइल किसी सूरत अमल को वापस नहीं करेगी। आबरू मजीद कोई बात किए बगैर कमरे से चली गई, जबकि इसबा ने रुतबा को मुखातिब किया। रुतबा, तुम कब बाज आओगी? आबरू, पहले भी तुम्हें कितनी बार समझा चुकी है, मगर मुझे अकेला छोड़ दो इसबा। रुतबा ने तेज़ी से उसकी बात काट दी। रुतबा, मेरी बात, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। वो उसकी बात दोबारा काटते हुए बेड से उठी और कमरे से चली गई, जबकि पीछे बैठी इसबा ताज्जुब भरी निगाहों से उसे ही देखती रही। माजी, सबरीना का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो ताशफिन के पास जाना चाहती थी, मगर अम्मू जान उसे रोके हुए थी। कुछ देर बाद वो सबरीना को कुछ समझाते हुए
दूसरे कमरे में बैठ चुकी थी। उनकी टांगों का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो थोड़ा सा भी चलने के बाद ऐसे ही अपनी टांगें बेजान महसूस करती थी। अब वो पास बैठे जावियर से मुखातिब थी। जावी, बेटा जाओ, भाई को बुला कर लाओ। जावियर उनकी बात सुनता भागता हुआ गया और ताशफिन ने उसके दरवाजे बजाने और अम्मू जान के पैगाम पर कोई जवाब न दिया। वो अभी दरवाज़ा ही बजा रहा था कि नूर भी उसके साथ आते हुए दरवाज़ा बजाते रोने लगी। भाई भाई, आप प्लीज़ बाहर आ जाएं, अम्मी बहुत रो रही हैं। वो खुद भी रो रही थी। उसकी आवाज़ और बात पर ताशफिन का दिल एकदम बेचैन हुआ था। उसकी माँ, जिसकी आंख में एक आंसू भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, आज उसके रोने का सबब वो खुद था। मगर दूसरी जानिब दिमाग में फ़ौरन अपना मुद्दा बयान किया कि उसकी माँ ही उसकी सारी महरूमियों की जिम्मेदार है, उसकी कसूरवार है। दिल और दिमाग की जंग में चंद लम्हों बाद जीत दिल की हुई थी। उसने दरवाज़ा खोला, जिस पर नूर फ़ौरन भागते हुए उसके गले लग गई। भाई भाई, आप अम्मी को चुप करवाए ना, वो बहुत रो रही हैं। वो रोते हुए बोली, जिस पर ताशफिन ने उसके आंसू साफ करते हुए उसे अपने साथ लगाया। जबकि जावियर एक बार फिर अम्मू जान का पैगाम दोहराया, जिस पर वो अज़बात में सहलाता हुआ अम्मू जान के कमरे की जानिब चल पड़ा। अम्मू जान के कमरे में पहुँचते अम्मू जान ने जावियर और नूर को सबरीना के पास भेज दिया और ताशफिन को मुखातिब किया। ताशफिन बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। वो उसे अपने करीब बुलाती बोली। ताशफिन कदम उठाता उनके करीब आ गया। मैं तुम्हें शुरू से लेकर आखिर तक हर एक बात बताऊंगी, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। मगर वो रुकी। एक बात याद रखना बेटा, तुम्हारी माँ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत अजियतें सही हैं, हर कदम पर ठोकरें खाई हैं, धोखे खाए हैं, मगर इतनी तकलीफ के बाद भी अगर आज वो जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात, खुशियाँ तुम पर कुर्बान की हैं बेटा। उनकी बात पर ताशफिन बोलने लगा। मगर अम्मू जान, वो झूठी हैं। उन्होंने मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच, इतनी बड़ी हकीकत मुझसे छुपाई। मेरा बाप। उसकी आवाज़ रुन चुकी थी। अम्मू जान ने उसे अपने साथ लगाया। वो आज भी उनके लिए वही 8 साल ताशफिन था। तुम्हारे सारे शिकवे जायज़ हैं बेटा, मगर पहले तहम्मुल से मेरी पूरी बात सुनो। वो ये कहते हुए बोलने लगी और सबरीना की फैजी से हुई पहली मुलाकात से लेकर आज तक हुआ हर वाक़या उसके गोशे गुजारा, जबकि सामने बैठे ताशफिन के चेहरे पर बहुत से तासुरात उभरे, जिनमें अफसोस, खुशी और गुस्सा शामिल था। अब फैसला तुम्हारा है ताशफिन कि तुम भी अपनी माँ को अज़ियत देना चाहते हो जैसे उसे तुम्हारे बाप और ज़माने ने दी थी, या उसके गले लगते उसके सारे दुख खुद में समेट लेना चाहते हो। उनकी बात पर ताशफिन ने अपनी सुर्ख होती हुई आंखें उठाते उनकी जानिब देखा। अम्मी कहाँ हैं? उसकी बात पर अम्मू जान मुस्कुराई। उन्हें मालूम था कि ताशफिन के सीने में धड़कता दिल बहुत नर्म है। वो ज़्यादा देर किसी से भी नाराज़ नहीं रह सकता, जबकि अब तो मुकाबिल उसकी माँ थी। अम्मू जान के इशारा करने पर वो दूसरे कमरे की जानिब चला, जहाँ सबरीना बेड पर बैठी थी। जावियर भी उसके पास बैठा था, जबकि नूर उसके गोद में सर रखे लेटी हुई थी। ताशफिन को अपने सामने देखते सबरीना की आंखें भीगने लगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, वो बेड से उठती हुई बोली थी, जिस पर ताशफिन ने आगे बढ़ते उसे अपने गले लगा लिया था। वो कद में उससे बड़ा था। वो सबरीना को अपने साथ लगाए न जाने कितनी देर ऐसे ही खड़ा रहा था। वो दोनों रो रहे थे और उनके आंसू की वजह सिर्फ एक ही शख्स था, फैजी। ताशफिन ने नरमी से सबरीना को खुद से अलग करते उसका माथा चूमा और उसके आंसू साफ करते बोलने लगा। बस अम्मी, अब आप मज़ीद नहीं रोएंगी। उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। मुझे माफ़ कर दो ताशफिन, मैंने सब हकीकत तुमसे। वो हाथ जोड़े कहने लगी थी, मगर ताशफिन उसके जुड़े हाथ थामे बोलने लगा। माफ़ी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए अम्मी, जिसने आपकी कुर्बानियों का ये सिला दिया कि मैं इस एक बात सुनते ही आपसे बदगुमान हो गया। उसकी बात पर सबरीना रोते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ। नहीं अम्मी, गुनहगार आप नहीं, वो रुका, मेरा बाप है। उसके लहजे में नफ़रत थी। आज पहली बार अपने बाप का सारा सच जान लेने के बाद उसके दिल में अपने बाप के लिए सिर्फ एक ही जज्बा पैदा हुआ था, नफ़रत। मत रोए अम्मी, वो सबरीना को दोबारा अपने साथ लगाता हुआ बोला। मैं आपका बेटा हूँ, सिर्फ आपका। वो सिर्फ के लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला और पास खड़े हुए जावियर और नूर को अपने पास बुलाते उन्हें भी अपने साथ लगा गया था। वो चारों एक साथ खड़े थे, जबकि दूसरे कमरे में मौजूद डॉक्टर आफिया के चेहरे पर एक आसूदा मुस्कुराहट थी। बिलाशुबा वो एक फरिश्ता सिफत औरत थी। चूँकि आज इतवार का दिन था तो वो घर पर ही मौजूद था। वो उस वक्त लॉन्च में बैठा स्क्रीन की जानिब देख रहा था, जहां न्यूज़ एंकर मुल्क के बिगड़ते माली हालात का अहवाल बयान कर रहे थे कि अचानक उसकी समाज से मोबाइल की आवाज़ टकराई। उसने गर्दन मोड़ते आसपास देखा।
वो राबिया बेगम का मोबाइल था जो सामने रखे टेबल पर पड़ा था, जिस पर उस वक्त सालिया बेगम की कॉल आ रही थी और राबिया बेगम यकीनन उस वक्त अपने कमरे में थी। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए फ़ोन उठाया और कॉल अटेंड की। अस्सलामु अलैकुम फुप्पो। दूसरी जानिब से आती आवाज़ पर उसके लब बेसाख्ता ही मुस्कुराहट में ढले थे। वो उसकी आवाज़ पहचान चुका था। वालेकुम अस्सलाम। आफाक की आवाज़ सुनते दूसरी जानिब मौजूद इस्बा को गोया सांप सूंघ गया था। हेलो हेलो। दोबारा दूसरी जानिब से कोई आवाज़ न आने पर आफाक बोला, जबकि दूसरी जानिब इस्बा बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी। आफाक को मालूम था कि वो लाइन पर मौजूद है मगर बोलने से कतरा रही है। हेलो इस्बा। इस बार आफाक के मुंह से अपना नाम सुनते इस्बा की कन्फ्यूजन में मजीद इजाफा हुआ। वो अम्मी फुप्पो से बात करना चाह रही हैं, आप अम्मी से बात कर लें। उसने एक ही सांस में पूरा जुमला कहते हुए फ़ोन जल्दी से सालिया बेगम को पकड़ा दिया। उसकी इस हरकत पर आफाक दोबारा मुस्कुराया। वो खुद अपनी मुस्कुराहट से अनजान था। सालिया बेगम से कुछ लम्हे बात करते वो कदम उठाता राबिया बेगम के कमरे की जानिब चला गया और फ़ोन उन्हें पकड़ाते वापस आ गया। उसे अभी लॉन्च में बैठे कुछ मिनट ही गुजरे थे कि राबिया बेगम उसके पास आ बैठी। ये तुम छुट्टी वाले दिन भी किन कामों में मसरूफ़ रहते हो आफाक? कभी मुझे भी वक्त दे दिया करो, 2 घड़ी मुझसे भी बात कर लिया करो। उनके इस गिले पर आफाक ने पहले स्क्रीन पर लगी खबरों को बंद किया और फिर अपना रुख राबिया बेगम की जानिब करता हुआ कहने लगा, अम्मी मेरा सारा वक्त आपका ही तो है, आप बताएं क्या बात करनी है आपको? वो मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात पर राबिया बेगम उसकी जानिब देखते हुए कहने लगी, अब तुम अपने बारे में सोचो आफाक। उनकी बात पर आफाक के चेहरे पर उलझन उभरी, जिस पर राबिया बेगम ने अपने पास रखी हुई चंद तस्वीर निकालते आफाक की जानिब बढ़ाई। ये तस्वीर देखो। आफाक ने सवालिया निगाहों से राबिया बेगम की जानिब देखा। मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ आफाक। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी और महमल के फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊँ। मगर अम्मी। आफाक, मैं इस बारे में तुम्हारा इनकार नहीं सुनूंगी। ये तस्वीर लो और मुझे बताओ कि तुम्हें इनमें से कौन सी लड़की पसंद है। वो तस्वीर उसके हाथ में पकड़ाती बोली, जिस पर आफाक ने एक सरसरी नज़र उन तस्वीर पर डालते उन्हें वापस राबिया बेगम की जानिब बढ़ा दिया। मुझे कोई भी पसंद नहीं अम्मी। उसकी बात पर राबिया बेगम खफगी से बोली, क्यों, क्या बुराई है इनमें? कोई बुराई नहीं अम्मी, मगर मेरी पसंद ऐसी नहीं है। तो फिर तुम ही बता दो कि तुम्हारी पसंद कैसी है। राबिया बेगम गुस्से से बोली थी। इससे पहले कि आफाक कुछ बोलता, राबिया बेगम बोलने लगी, आफाक अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ, मैं उसका घर रिश्ता लेकर जाऊंगी। उनकी बात पर आफाक फौरन बोलने लगा, नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। उसकी इस बात पर राबिया बेगम के चेहरे पर इत्मीनान ठहरा। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे लिए बात करूँ। राबिया बेगम की बात पर आफाक बे इख्तियार बोला, कौन? राबिया बेगम के कुछ कहने से पहले ही महमल, जो कुछ फासले पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी, बोल पड़ी, इस्बा। उसकी आवाज़ पर वो दोनों उसकी जानिब मुतवज्जा हुए, जबकि राबिया बेगम मुस्कुराते हुए बोलने लगी, हाँ आफाक, मुझे इस्बा तुम्हारे लिए बहुत पसंद है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं सालिया से बात करूँ। उनकी बात पर आफाक के जहन के पर्दे पर बे इख्तियार इस्बा की हुई मुलाकातें लहराने लगी थी। वो अपने दिल की कैफियत पर हैरान था। आफाक, इस बार इनकार मत करना। राबिया बेगम के लहजे में छुपे इसरार पर वो बोलने लगा, अम्मी मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। उसकी इस बात पर राबिया बेगम बोलने लगी, ठीक है आफाक, मगर इस बार इनकार मत करना। वो दोबारा अपनी बात दोहराते हुए अपने कमरे की जानिब चली गई, जबकि पीछे खड़ी महमल आफाक के करीब आई। वैसे भाई एक बात कहूँ? उसकी बात पर आफाक ने उसकी जानिब देखते हुए इस्बात में सर हिलाया। आपकी और रिमझिम, मेरा मतलब इस्बा की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वह ये कहते हुए भागी राबिया बेगम के पीछे चली गई थी, जबकि पीछे खड़ा आफाक उसकी बात पर मुस्कुराया और फिर अपनी इस मुस्कुराहट पर हैरान हुआ था। उसके दिमाग में इस वक्त सोचों का एक उलझा हुआ जाल मौजूद था, जिसे जल्द ही सुलझाते हुए उसने फैसला करना था। उसने दलिया बॉल में डालते हुए बॉल को ट्रे में रखा और अपना रुख अम्मू जान के कमरे की जानिब किया। अम्मू जान की तबीयत पिछले 2 माह से शदीद ख़राब थी। इलाज के बावजूद भी उनकी तबीयत संभल नहीं पा रही थी। सबरीना उनके लिए बहुत परेशान रहती थी। उसने लॉन्च से गुजरते हुए सामने लगी घड़ी पर नज़र डाली थी। 2 बज चुके थे। जावियार और नूर स्कूल से वापस आने ही वाले थे। ताशफिन का एडमिशन एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो चुका था। उसने कमरे में दाखिल होते निगाह सामने बेड पर लेटी हुई अम्मू जान पर डाली, जो बेड पर आंखें मूंदे नीम दराज थी। उनके हाथ में तस्बीह मौजूद थी। सबरीना मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए उनके करीब गई। अम्मू जान, उसने नरमी से पुकारते हुए ट्रे साइड टेबल पर रखी, मगर उसके पुकार के जवाब में अम्मू जान खामोश रही। अम्मू जान उठ जाएं, मैं आपके लिए दलिया लाई हूँ।
उसके दोबारा पुकारने पर भी जब अम्मू जान के वजूद में कोई जंबिस न हुई तो सबरीना परेशान हो गई। वो उनकी जानिब पलटते उन्हें उठाने लगी। अम्मू जान, अम्मू जान। वो मुसलसल उन्हें पुकार रही थी, मगर अम्मू जान का वजूद साकित था कि अचानक सबरीना के हरकत देने पर उनका तस्बीह वाला हाथ एक तरफ ढलक गया। सबरीना के हाथ पांव फूलने लगे। वो तेज धड़कते हुए दिल के साथ आगे बढ़ते उनके नब्ज देखने लगी थी। सर शुक्र कि उनकी नब्ज चल रही थी, मगर रफ्तार बहुत कम थी। वो तेजी से बाहर भागी थी और अपना मोबाइल उठाते किसी को कॉल मिलाने लगी। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मौजूद थी। इधर से उधर चक्कर लगाते वो बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। डॉक्टर आफिया को हार्ट अटैक आया था। वो रोते हुए मुसलसल उनकी सेहतियाबी की लिए दुआ मांग रही थी। इतने में उसे एक जानिब से ताशफिन, जावियर और नूर आते हुए दिखाई दिए थे। नूर और जावियर यूनिफॉर्म में थे, जबकि ताशफिन ने उस वक्त सियाह जींस के साथ ऑफ वाइट शर्ट पहन रखी थी। वो तेजी से उनके करीब आए थे। नूर फौरन सबरीना से लिपट गई थी, जबकि जावियर और ताशफिन भी उसके पास ही खड़े थे। अम्मू जान के लिए दुआ करो बेटा। सबरीना रोते हुए नूर को खुद से लगाए हुए उन दोनों के जानिब देखते हुए बोली कि इतने में ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। वो तेजी से उनके करीब गए। उनके कुछ कहने से पहले ही डॉक्टर बोलने लगी, मरीज की जान खतरे से बाहर है, मगर उनके दिल का एक वाल्व बंद हो चुका है। हमें उनका ऑपरेशन करना होगा, मगर वो ऑपरेशन के लिए अभी बहुत कमज़ोर हैं। डॉक्टर की बात पर सबरीना बोली, क्या हम अभी उनसे मिल सकते हैं? सबरीना के सवाल पर डॉक्टर उसकी जानिब देखते हुए बोलने लगे, हाँ मिल सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी से दूर रखें। डॉक्टर ये कहते वहाँ से चले गए, जबकि वो चारों अंदर दाखिल हुए थे। सामने अम्मू जान नीम व आंखों से उन्हें ही देखती मुस्कुराई। उनके करीब जाने पर सबरीना उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए चूमने लगी। सबरीना, उनकी पुकार पर वो उनकी जानिब मुतवज्जा हुई। जी अम्मू जान। नूर भी सबरीना के साथ खड़ी थी, जबकि ताशफिन और जावियर अम्मू जान के बेड की दूसरी जानिब खड़े थे। मेरा वक्त अब आ चुका है सबरीना, वो लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा कर रही थी। ऐसी बातें मत करें अम्मू जान, अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। सबरीना का चेहरा आंसू से तर था। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है सबरीना, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम न होती तो मैं इन बच्चों को कैसे पालती? वो लड़खड़ाते लहजे में रुक रुक कर बोल रही थी। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ अम्मू जान, अगर आप न होती तो मैं आज जिंदा ही न होती। सबरीना की बात पर अम्मू जान के चेहरे पर अफसरदा मुस्कुराहट दर आई थी। जान लेने और देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है सबरीना, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। एक आंसू उनकी आँख से निकलता उनके रुखसार पर आ गया था। मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा सबरीना, मैं जल्द साइम और हलीमा से जा मिलूंगी। अल्लाह का वास्ता है अम्मू जान, ऐसी बातें मत करें। सबरीना के रोने पर नूर, जो पहले ही रो रही थी, उसके आंसू में मज़ीद रवानी आ गई थी, जबकि जावियर का चेहरा भी भीगने लगा था। साथ खड़ा ताशफिन भी आंखों में आंसू लिए खुद पर जब्त किए हुए था। बच्चों मेरे पास आओ, वो बमुश्किल अपने हाथ से उन्हें इशारा करती बोली। उनकी बात पर वो सब उनके करीब आ गए थे। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। वो रुकी, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ताशफिन, अपनी माँ को कभी कोई दुख मत देना। उनकी सांस उखड़ने लगी थी। ताशफिन ने अपने आंसू साफ करते इस्बात में सर हिलाया और उन्हें मुखातिब किया। आप फिक्र मत करें अम्मू जान, मैं अम्मी का ख्याल रखूँगा, आपको कुछ नहीं होगा अम्मू जान। उसने ये कहते हुए झुकते हुए उनके माथा चूमा था। आज से यही तुम सबकी अम्मू जान है। उनके सीने में बाई जानिब शदीद दर्द उठने लगा था। तकलीफ़ के आसार उनके चेहरे से वाज़ेह थे। हमेशा एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेफाक से रहना, कभी एक दूसरे का दिल मत दुखाना। वो सीने पर बाएं जानिब हाथ रखते हुए कह रही थी। उनकी उभरती सांसें देखते सबरीना ने ताशफिन को मुखातिब किया। ताशफिन, ताशफिन जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ताशफिन भागता हुआ बाहर आया। सबरीना, तुमसे मेरा कोई खूनी रिश्ता ना था, मगर तुम मेरी औलाद के बाद मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। अपना ख्याल रखना। और उनकी आंखें बंद होने लगी थीं। मुझे भूल मत जाना। वो अफसुदा मुस्कुराहट लिए आंखें मूंद चुकी थी। ईसीजी मॉनिटर पर नज़र आती सीधी लाइन इस बात की गवाह थी कि एक फरिश्ता सिफत रूह इस दुनिया से कूच कर गई है। सबरीना उनके सीने पर सर रखे रोने लगी थी। वो आज एक बार फिर यतीम हो गई थी। वो उसकी माँ थी जिन्होंने उसे तब संभाला था जब वो पूरी दुनिया से ठोकरों के खाते दरबदर हो रही थी। उसने अपना सर उठाते उनका माथा चूमा। उसके आंसू उनके रुखसार पर गिरे थे। इतने में डॉक्टर्स आ चुके थे। डॉक्टर आफिया को दोबारा हार्ट अटैक हुआ था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ था। वो चारों दोबारा कॉरिडोर में खड़े थे। उन सब की आंखों से आंसू रवा थे। आज उन सब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था।
वो चारों पहले भी यतीम थे मगर आज एक बार फिर यतीम हो गए थे। डॉक्टर आफिया की तदफीन के वक्त ताशफिन को उनको लहद में उतारना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा था, जबकि वो घर अब उन सबको सूना सूना महसूस होता था। कुछ साल तो वो इस घर में ही रहे मगर फिर सबरीना ने ताशफिन की डिग्री मुकम्मल होने पर लाहौर शिफ्ट होने का फैसला किया था। जिस दिन ताशफिन को अपनी डिग्री मिली थी उस दिन उसे अम्मूजान बहुत शिद्दत से याद आई थी कि काश अम्मूजान जिंदा होती तो वो देखती कि वो उनकी नक्शे कदम पर चलता आज उस मुकाम पर जा पहुंचा है। सबरीना आज भी जब ट्रस्ट में मौजूद अपने ऑफिस में जाती तो अपनी कुर्सी के सामने लगी अम्मूजान की तस्वीर को देखते उसकी आंखें भीग जाती। वो उन एहसानात का बदला चाहकर भी अपनी ज़िंदगी में अदा नहीं कर सकती थी। उनके एहसानात ने ही सबरीना को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। वो उसकी मोहसिन और दूसरी माँ थी। वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद थी। उसने टेबल पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाया और अपना मोबाइल उसमें डालते बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। उसके लबों पर एक मुस्कुराहट थी, सरशारी की, इत्मीनान की, शुक्र की। आज रुशना के केस की पहली पेशी थी जिसमें वो कामयाब ठहरी थी। सारे सबूत, दलाइल, हक़ाइक़ रुशना के हक़ में थे। उसे पूरा यकीन था कि अगली पेशी में फैसला रुशना के हक़ में ही सुनाया जाएगा। उसकी आंखों के सामने अभी भी रुशना का चेहरा था जो आज बहुत खुश थी। उसकी औलाद उसे वापस मिलने की खबर ने उसे ज़िंदगी की नवीद सुनाई थी। पाकिस्तानी कानून में मौजूद चाइल्ड लॉ कस्टडी के मुताबिक तलाक के बाद औलाद का फैसला माँ के हक़ में ही किया जाता है। यानी कानून के मुताबिक जब तक बेटी की उम्र 7 साल से कम होगी उसे माँ की तहवील में ही दिया जाएगा और बेटी की बालिग होने तक उसे माँ की सुपुर्द कर दिया जाएगा। जब बेटा 7 साल का हो जाएगा और बेटी बालिग हो जाएगी तो फैसला उन बच्चों की रजामंदी पर ही किया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने वालिदैन में से किसके साथ गुजारना चाहते हैं। वो कदम उठाती अभी पार्किंग एरिया के करीब ही पहुंची थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपना बैग खोलते हुए अपना मोबाइल निकाला। वो एक अनजान नंबर था। आबरू ने कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगाया। हेलो। आबरू की आवाज़ पर दूसरी जानिब से भी आवाज़ आने लगी थी। तुम बाज नहीं आई ना? ना जाने कैसे पर आबरू वो आवाज़ पहचान गई थी। वो शाहजहान लाशारी की थी। बहुत समझाया था तुम्हें कि इस केस से दूर रहो मगर तुम बहुत ज़िद्दी साबित हुई हो। उसकी बात पर जवाब में आबरू बोलने लगी। तो फिर तुम्हें तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं अपनी ज़बान की कितनी पक्की हूँ। आबरू की बात पर दूसरी जानिब से शाहजहान के हंसने की आवाज़ आई। अंदाज़ा तो अब तुम्हें होगा कि मैं भी अपनी ज़बान का कितना पक्का हूँ। उसकी बात पर आबरू ने एक निगाह आसपास डाली कि शाहजहान की आवाज़ दोबारा उसकी समाज से टकराई। चलो तुम्हें एक और बार वार्निंग देता हूँ, अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। दूसरी पेशी से पहले ही इस केस को छोड़ दो। उसकी बात पर आबरू मुस्कुराई। मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था और आज भी कह देती हूँ कि मैं ये केस वापस नहीं लूँगी। उसकी बात पर दूसरी जानिब शाहजहान के माथे पर बल नमूदार हुए थे। तो ठीक है, फिर अपनी जिद का अंजाम भुगतोगी। ये कहते हुए फ़ोन काट चुका था। इडियट। आबरू ने ये कहते हुए फ़ोन वापस अपने बैग में डाल दिया मगर अभी उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसे एक बाइक अपने जानिब आती महसूस हुई जिस पर 2 नकाबपोश सवार थे। इससे पहले कि आबरू कुछ समझ पाती वो बाइक उसके करीब आई। पीछे बैठे आदमी ने रिवॉल्वर निकालते हुए आबरू पर फायर किए और बाइक लम्हों में नजरों से ओझल हो गई थी। एक गोली आबरू के बाएं बाजू में लगी थी जबकि दूसरी गोली उसके बाजू को छूकर गुजर चुकी थी। तकलीफ की शिद्दत से वो ज़मीन पर बैठती चली गई थी। उसका बैग भी ज़मीन में गिर चुका था। लोग भागते हुए उसके जानिब आए थे। कुछ लोगों ने बाइक का पीछा करने की कोशिश भी की थी मगर वो बाइक उनके पहुंचने से पहले बहुत दूर जा चुकी थी। आबरू अपना दायां हाथ बाएं बाजू पर रखते हुए खून रोकने की कोशिश कर रही थी मगर तकलीफ बढ़ती जा रही थी। लोग उसके करीब आ चुके थे। कुछ लोग एम्बुलेंस को कॉल करने लगे थे। दर्द की शिद्दत से आबरू की आंखें बंद होने लगी थी। इसके आसपास मौजूद लोग उसे होश दिला रहे थे मगर कुछ लम्हे बाद वो दर्द की ताब न लाते हुए बेहोश हो गई। कोर्ट के अंदर भी हलचल मच चुकी थी। जावियार भी इस वक्त वहीं मौजूद था। उसने गेट के करीब आते हुए पार्किंग एरिया की जानिब देखा जहां उस वक्त लोगों का हुजूम जमा था। एम्बुलेंस की हॉर्न पर सब उस जानिब मुतवज्जह हुए थे। जावियार ने अपने पास खड़े वकील को मुखातिब किया। हारून, क्या हुआ है? उसके मुखातिब करने पर हारून ने उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। गोली लगी है यार। किसे? जावियार ने फौरन सवाल किया। वो वकील है ना यार, आबरू सिद्दीकी, जिसकी केस की आज पेशी भी थी। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर फायरिंग की है। जावियार का दिमाग भग से उड़ा था। वो भागता हुआ उस हुजूम के पास गया मगर एम्बुलेंस आबरू को लेकर जा चुकी थी। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया और वह अपना मोबाइल निकालते तेज तेज उंगलियां चलाने लगा। कुछ लम्हे बाद वो एक नंबर डायल कर रहा था। स्क्रीन पर जगमगाता नाम ताशफिन का था।
वो लोग इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मौजूद थे। सालिया बेगम और रुतबा उस वक्त दीवार के साथ लगे बेंच पर बैठी थी। सालिया बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे कुछ फासले पर जावियर दीवार के साथ टेक लगाए हुए, दोनों हाथ सीने पर बांधे दीवार की जानिब देख रहा था। उसका चेहरा बहुत संजीदा था, जबकि कुछ फासले पर ताशफिन खड़ा था, जिसके चेहरे के तासुरात बहुत संजीदा और मुतफक्किर थे। आबरू उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थी। मेरी बच्ची, सानिया बेगम रोते हुए मुसलसल उसे पुकार रही थी। ताशफिन कदम उठाता हुआ उनके करीब आया। आंटी, आप परेशान मत हो, गोली आबरू के बाजू में लगी है, खतरे की कोई बात नहीं, आप मत रोए वरना आपकी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। ताशफिन उनको तसल्ली देता हुआ बोला कि जावियर भी चलता हुआ उनके करीब आया। भाई ठीक कह रहे हैं आंटी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जावियर की बात पर रुतबा ने उसकी जानिब देखा। उसने आज पहली बार उसे संजीदा देखा था। खुद पर किसी की नज़रें महसूस करते जावियर ने भी रुतबा की जानिब देखा, मगर दोनों की नज़रें मिलते ही रुतबा नज़रें झुका गई थी। इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, रुतबा की नज़र दाएं जानिब से आते हुए अशर पर पड़ी थी, जो तेज़ी से उसी जानिब आ रहा था। उसने उनके करीब पहुँचते सबको सलाम किया था और सालिया बेगम को मुखातिब किया। चाची जान, आबरू कैसी है? वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? वो चेहरे पर फिक्र के तासुरात सजाए एक ही सांस में सब सवाल कर गया था, मगर इससे पहले कि सालिया बेगम उसे कोई जवाब देती, ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर्स बाहर आए। वो सब तेज़ी से उनके जानिब बढ़े। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? सालिया बेगम रोते हुए पूछ रही थी। परेशानी की कोई बात नहीं है, उनके बाजू में लगी गोली हम निकाल चुके हैं, अब वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर की बात पर वहाँ मौजूद हर एक के दिल पर सुकून हुए। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? रुतबा के सवाल पर डॉक्टर दोबारा बोले, जी मिल सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कि उनके पास ज़्यादा रश ना हो। डॉक्टर ये कहते हुए वहाँ से चले गए। सानिया बेगम ने अपना आंसू से तर चेहरा साफ करते अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अशर ने उन्हें मुखातिब किया। चाची जान, मैं आबरू से मिल लूँ? उसके सवाल पर ताशफिन ने हैरत से अशर की जानिब देखा। हाँ बेटा जाओ, पहले तुम मिल लो। उनके जवाब पर अशर कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हो गया था, मगर पीछे खड़े जावियर और ताशफिन ने हैरत से एक दूसरे की जानिब देखा। उन दोनों के दिमाग में इस वक्त यही सवाल गूंज रहा था कि ये आखिर है कौन? आंटी, ये कौन है? जावियर दिमाग में आए सवाल को सालिया बेगम से पूछ बैठा था, ये जाने बगैर कि उनका जवाब उसके और ताशफिन के लिए बहुत भारी साबित होने वाला था। बेटा, ये उनके ताया का बेटा है, अशर, और आबरू का शोहर भी। उनके जवाब पर जावियर को हैरत का झटका लगा था, जबकि उनके पीछे खड़े ताशफिन को लगा जैसे उसका धड़कता हुआ दिल थम गया हो। उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई थी। आबरू का शोहर? जावियर के नासमझी से पूछने पर सालिया बेगम दोबारा बोली, हाँ बेटा, आबरू इसकी मनकोहा है। सालिया बेगम की बात पर ताशफिन को अब मजीद वहाँ खड़ा होना मुश्किल लगने लगा था। वो उनसे एक्सक्यूज़ करता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि जावियर अफसरदा नज़रों से उसे तब तक देखता रहा था जब तक वह उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया था। उसके भाई की खुशियाँ इतनी मुख्तसर थी, उसे मालूम ना था। वो कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था, हाथ में बाइक की चाबी पकड़े वो लाउंज में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे के तासुरात इस वक्त बहुत संजीदा थे। उसे सामने ही नूर और सबरीना बैठी हुई नजर आई थी। जावियर पे नज़र पड़ते वो दोनों तेज़ी से उसके करीब आई। अब कैसी है आबरू? उनके सवाल पर जावियर ने उनकी जानिब देखा। वो पहले ही फ़ोन पर उन्हें सारी मामले से बाखबर कर चुका था। बेहतर है, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। खतरे की कोई बात तो नहीं है ना जावियर? सबरीना के दोबारा पूछने पर वो उन्हें जवाब देता बोला, नहीं अम्मू जान, खतरे की कोई बात नहीं है। उसके जवाब पर सबरीना मुतमईन हुई। मैं आबरू की आयादत के लिए जाना चाह रही थी, तुम? नहीं अम्मू जान, आज रहने दें, कल उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, फिर आप एक ही बार घर जाकर उनकी आयादत कर लीजिएगा। जावियर सबरीना की बात काटते बोला, जिस पर सबरीना ने इस्बात में सर हिलाया। जावियर के चेहरे पर छाए तासुरात देखते हुए सबरीना को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था, पर इससे पहले कि वो खुद कुछ पूछती, जावियर के सवाल पर वो उसकी जानिब मुतवज्जह हुई। अम्मू जान, आपको सालिया आंटी ने आबरू के बारे में कुछ बताया था? उसके सवाल पर सबरीना हैरान हुई थी। क्या मतलब, क्या बताना था? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सबरीना के सवालात पर जावियर ने गहरी सांस ली। यकीनन सालिया बेगम ने अम्मू जान से आबरू के निकाह का जिक्र नहीं किया होगा, तभी तो वो ताशफिन के लिए आबरू को पसंद किए बैठी थी। यही कि आबरू का निकाह अपने तैयाजात से हो चुका है। जावियर की बात पर सबरीना को हैरत का झटका लगा था। क्या? नूर की आवाज़ पर उसने उनकी जानिब देखा। मगर तुम्हें ये कैसे पता चला? नूर के बोलने पर जावियर बोलने लगा, आज आबरू का शौहर भी हॉस्पिटल आया था, वहीं मुझे उससे बात का इल्म हुआ था। इसके लहजे में छुपी अफसोर्दगी सबरीना बआसानी महसूस कर सकती थी। उसने फ़ौरन जावियर को मुखातिब किया। ताशफिन को भी? सबरीना की बात अभी अधूरी थी कि जावियर ने उसकी जानिब देखते इस्बात में सर हिलाया।
सबरीना को फौरन ताशफीन की फिक्र हुई थी। ताशफीन ठीक है ना ज़ावियार? सबरीना के सवाल पर ज़ावियार सोफे की पुष्ट से टेक लगाता बोला, जी अम्मी, वो ठीक हैं। उसके लहजे की अफसरदगी सबरीना को बहुत कुछ समझा चुकी थी। सबरीना को फौरन अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ कि उसने सालिहा से बात किए बगैर ही ताशफीन से बात कर डाली थी। पर अगर वो बात ना भी करती तो ताशफीन तो पहले ही आबरू को पसंद करता था। सबरीना बोझल होते हुए दिमाग के साथ उठ खड़ी हुई थी और अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। वो अपने बेटे की खुशियों का सोच रही थी, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ए ज़िंदगी, तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। जहाँ आस का कोई दिया नहीं, मुझे उस नगर पहुँचा दिया। ना मैं बढ़ सकूँ, ना मैं रुक सकूँ, ना ही दिल की बात समझ सकूँ, ना किसी को कुछ भी कह सकूँ। तुझे क्या कहूँ तो क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी, मगर रास्तों को उलझा दिया। ए ज़िंदगी, तुझे क्या पता यहाँ किसने किसको गंवा दिया। वो अपने ऑफिस में बैठा सामने पड़े पेपर पेड पर मुसलसल पेन चला रहा था। वो हमेशा शदीद परेशानी के आलम में यही करता था और आज तो उसका दिल टूटा था। आज ज़िंदगी में दूसरी बार एक राज अश्कार होने पर उसका दिल इतनी शिद्दत से टूटा था कि उसे समझने के लिए कुछ वक्त दरकार था। उसके दिल की धड़कन मामूल से बहुत तेज़ थी। वो अफसुदा था कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। क्यों उसे उस लड़की से मोहब्बत हुई जो हासिल नहीं हो सकती थी। क्यों उसकी माँ ने भी उसका इंतखाब किया जो किसी और का मुकद्दर थी। उसकी मुख्तसर सी खुशियाँ अब ख़त्म हो चुकी थी। ज़िंदगी में आए मुसर्रत के लम्हे रुक चुके थे। उसने पेन जोर से बंद करते हुए टेबल पर रखा और कुर्सी से टेक लगाते हुए आंखें मूंद ली कि अचानक उसकी बंद आंखों के सामने डॉक्टर आफिया का चेहरा नमूदार हुआ था और कानों में उनकी आवाज़ गूंजने लगी। ताशफीन बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान के मुकद्दर में अगर कोई चीज़ या इंसान ना लिखा हो तो उसके लाख चाहने के बावजूद भी वो उसे हासिल नहीं कर सकता। पर अगर कोई चीज़ उस इंसान के नसीब से जुड़ी हो तो वो हर हाल में उसे हासिल हो जाती है। उसने झट से अपनी आंखें खोली। अम्मू जान का चेहरा गायब हो गया था। उसे याद था कि ये बात अम्मू जान ने उसे मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट से एक दिन पहले कही थी। वो मुस्कुराया। मुस्कुराहट अफसरदा थी। शायद आबरू उसके नसीब में ना थी, तभी तो उसका हसूल उसके लिए नामुमकिन था। दिल ने एकदम सिकवा किया था। अगर वो उसका नसीब ना थी तो क्यों उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत जैसा पाकिज़ा जज्बा पैदा हुआ। क्यों वो बार बार उसकी नज़रों के सामने आते उसे बेबस कर दिया करती थी। आखिर हमेशा उसके साथ ही ऐसा होता है कि खुशियाँ उसकी चौखट पर दस्तक देते दरवाजे से ही वापस पलट जाती हैं। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की। उसे दोबारा अम्मू जान की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देने लगी। हम इंसान कितने अजीब है ना ताशफीन। रब से शिकवा करते वक्त उसकी की गई सारी अनायात भूल जाते हैं। वो आंखें खोलते एक बार फिर मुस्कुराया, मगर इस बार उसकी मुस्कुराहट अफसरदा ना थी। वो अपने रब के हर फैसले पर राजी था। वो उन पर बेशुमार अनायात को कैसे फरामोश कर सकता था जो उसके रब ने उस पर की थी। वो उस रब की ज़ात ही तो थी जिसने उसे इज्जत, मकाम, मर्तबा अता किया था। वो अपने नसीब में लिखे हर फैसले पर राजी था। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा हुआ कि अम्मू जान की आवाज़ फिर उसके कानों में रस घोलने लगी थी। जब जब इंसान का दिल टूटता है ना तो उसे सबसे पहले अपना खालिक याद आता है। उसने आंखें बंद की तो सामने अम्मू जान का चेहरा नजर आया। दिल में सुकून ही सुकून भर गया था। आंखें खोलते वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। वो चेहरे पर आसूदा मुस्कुराहट सजाए कदम उठाता बाहर की जानिब चल पड़ा। अब उसका इरादा अपने पेशे से मुंसलिक फ़राइज़ निभाना था। रुतबा ने चूल्हे की आग बंद करते चाय का बर्तन उतारा और चाय के पास पड़े कप्स में डालने लगी थी। चाय कप्स में डालते उसने ट्रे में रखी बिस्किट्स के प्लेट के साथ दोनों कप्स रख दिए और ट्रे उठाए बाहर की जानिब चल पड़ी। बाहर इस वक्त ज़ावियार और सबरीना आए थे। लॉन्च में पहुंचते उसने ट्रे टेबल पर रखी और एक नज़र लॉन्च में बैठे तमाम नफूस पर डालते वापस आ गई। आबरू अभी कुछ देर पहले ही उनके पास आकर बैठी थी। उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी। वो हल्के पीले रंग की फ्रॉक के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहने दुपट्टा सर पर लिए सामने सालिया बेगम के साथ बैठी थी। उसका रंग जर्द हो चुका था, जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। उसके कंधे से कोहनी तक पूरे बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। गोली उसके कंधों के पास लगी थी, जिसकी वजह से उसे रिकवरी में काफ़ी वक्त दरकार था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि बाहर से आती बेल की आवाज़ ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। कुछ देर बाद जलाल ताया और साइमा ताई लॉन्च में दाखिल हुई। वो सब उस वक्त लॉन्च में बैठे थे। सालिया बेगम और आबरू सामने रखे सोफे पर बैठी थी, जबकि सबरीना और ज़ावियार उनके सामने रखे दूसरे सोफे पर बैठे थे। साइमा ताई और सबरीना के साथ रखे सिंगल सोफे पर बैठी थी। सालिया बेगम ने उन सब का एक दूसरे से तारुफ करवाया। सबरीना ने साइमा ताई के चेहरे पर छाए हुए तासुरात देखे, जिससे वाज़ेह था कि उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है।
अब तुम्हारी तबीयत कैसी है आबरू? जलाल ताया ने आबरू को मुखातिब किया, जिस पर आबरू ने उनकी जानिब देखते जवाब दिया, अब काफ़ी बेहतर है ताया जान। उसकी आवाज़ में नकाहत वाज़ेह थी। कुछ मालूम हुआ कि ये किसने करवाया है? उनका इशारा फायरिंग की वारदात की जानिब था, जिस पर आबरू ने एक नज़र सालिया बेगम पर डाली और फिर बोलने लगी, जी ताया जान, मैंने जिस केस की कल पेशी थी उसी की मुखालफिन में से किसी ने करवाया है। वो ये कहते हुए खामोश हो गई, जबकि जलाल ताया बोलने लगे, मैं इसीलिए वकालत के हक़ में नहीं। उनकी बात पर आबरू ने हैरत से उनकी जानिब देखा। यही हाल सबरीना और ज़ावियर का भी था। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि ये नौकरी छोड़ दो, मगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। मगर अब तुम मजीद ये नौकरी नहीं करोगी। उनकी बात पर आबरू फ़ौरन बोली, मगर ताया जान, इस तरह तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। वो यही तो चाहते थे कि मैं इस हादसे के बाद घर बैठ जाऊँ। तो क्या मतलब, तुम अब अपनी जान पर खेलोगी? जलाल ताया के माथे पर बल नमूदार होने लगे। ताया जान, जान लेने वाले से जान बचाने वाली ज़ात ज़्यादा बड़ी है, और अगर हर कोई अपनी जान का सोच कर ही पीछे हटता जाएगा तो मजलूमों को इंसाफ कौन दिलाएगा? आबरू की बात पर जलाल ताया लाजवाब हुए थे। ये दिलाएगी मजलूमों को इंसाफ? साइमा ताई तंज़िया अंदाज में बड़बड़ाई, मगर उनकी ये बड़बड़ाहट सबरीना के कानों तक रसाई हासिल कर चुकी थी। हम ये फैसला कर चुके हैं आबरू कि अब तुम मजीद नौकरी नहीं करोगी, क्योंकि हम जल्द अशर से तुम्हारी रुखसती की तारीख तय करने वाले हैं। वो ये कहते आबरू के सर पर बम फोड़ चुके थे, जबकि सबरीना और ज़ावियर उनके माबेन होने वाली गुफ्तगू और रवैयों को देख रहे थे। मैं अशर से भी बात कर चुका हूँ, वो भी यही चाहता है कि शादी के बाद तुम ये नौकरी छोड़ दोगी, और वैसे भी कल पेश आने वाले ये हादसा तुम्हें कायल करने के लिए काफ़ी है। मगर ताया जान, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। उसके अल्फाज अटल मगर लहजा कमज़ोर था। आबरू, हम फैसला कर चुके हैं, जलाल ताया सख्ती से बोले, जिस पर आबरू ने दोबारा बोलने के लिए लब खोले ही थे कि साले बेगम जो उसके साथ बैठी थी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया, जिस पर आबरू ने फ़ौरन उनकी जानिब देखा। वो आंखों ही आंखों में उसे खामोश रहने का कह रही थी, जिस पर ना चाहते हुए भी आबरू खामोश हो गई। उन दोनों के दरमियान नज़रों का ये तबादला सबरीना और ज़ावियर ने बहुत गौर से देखा था। लॉज में मुकम्मल खामोशी छा गई थी, जिसको चंद सानिया बाद सालिया बेगम की आवाज़ ने तोड़ा, जाओ आबरू बेटा, तुम आराम कर लो। उनके कहने पर आबरू खामोशी से उठती कमरे में चली गई, जबकि पीछे बैठे ज़ावियर और सबरीना के दिमाग में बहुत से सवाल पैदा होने लगे थे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सालिया बेगम ने आबरू का रिश्ता ऐसे तंग नज़रों में कर दिया। रात का 1 बज चुका था। वो इस वक्त अपने कमरे में बेड पर नीमदराज थी। खिड़की से आती चांद की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। वो बेड के ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे लेटी थी कि अचानक कुछ याद आने पर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी सियाह आंखों की चमक मान पड़ती महसूस हो रही थी। उसने बमुश्किल अपना हाथ आगे बढ़ाते साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और कुछ देर बाद उसे वापस वहीं रख दिया। दर्द और तकलीफ उसके चेहरे से आया थी। उसकी आंखें अफसरदा थीं। उसने अपने बाजू पर बंधी हुई पट्टी पर एक निगाह डाली। दर्द उसे जिस्मानी जख्म का तो ना था, दर्द तो उन जख्मों का था जिन्हें लाख कोशिशों के बावजूद भी वो भूल नहीं पाती थी। अशर और उसके घर वालों से होने वाली हर मुलाकात पर उसके वो जख्म ताज़ा हो जाते। अशर उससे मोहब्बत का दावेदार था, मगर आज तक वो आबरू के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया था, जिसकी वजह उसकी बुज़दिली थी। अगर वो वाकई उससे मोहब्बत करता था तो फिर वो क्यों अपने घर वालों की नज़र में उसकी इज्जत बनाने में अभी तक नाकाम था? क्यों वो उसके लिए कोई भी फैसला खुद नहीं कर पाता था? क्यों वो हर बार मोहब्बत और वफा के वादे करता इज्जत को फरामोश कर जाता था? आबरू के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में इज्जत को हमेशा मोहब्बत पर फोकियत देती आई थी, क्योंकि उसका मानना था कि जिस मोहब्बत में इज्जत शामिल न हो वो मोहब्बत कभी इंसान को सुख नहीं देती। वो अशर की इज्जत करती थी, मगर मोहब्बत नहीं। इन 4 सालों में उसने बहुत बार अपने दिल को समझाने की कोशिश की, मगर ये मामला उसे अपने इख्तियार से बाहर महसूस होता था। वो जलाल ताया और साइमा ताई की लाज़ियतियों के बावजूद भी माजी में अशर के किए गए इस एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकती थी, मगर अब वो अपनी और अपने घर वालों की इज्जत के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब वो पहले से ज़्यादा मजबूत थी। वो वहीं उस बेड पर बैठे बैठे माजी के उन दरीचों में खोने लगी थी जब उसकी ज़िंदगी में वो रात आई थी जिसने उसकी ज़िंदगी पर गहरा असर डाला था। वो उस रात अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं मिटा सकती थी। माजी आबरू अपनी कही गई बात के मुताबिक अपने घर वालों को लिए महीने के आखिर पर वो घर छोड़कर एक किराए के घर में शिफ्ट हो गई थी। उन सब की ज़िंदगी में सुकून आ गया था। रोज़ रोज़ के तानों और बातों से उन्हें छुटकारा हासिल हो गया था, जबकि दूसरी जानिब जलाल ताया अपने मंसूबे की नाकामी पर शदीद गुस्से में थे। उन्हें मालूम था कि आबरू की अम्मात के बारे में कही गई हर बात सच है। वो अपनी औलाद को बहुत अच्छी तरह जानते थे। अम्मात की उस दिन घर वापसी पर जलाल ताया ने उसे बहुत खूब बेइज्जत किया था।
अम्माद को मालूम था कि ये गुस्सा उसकी बदफौली की वजह से नहीं था, बल्कि सिर्फ अपने नुकसान पर था। जलाल ताया हयात साहब के ऑफिस से मिलने वाली रकम अपने कारोबार में लगा चुके थे, पर अब उन्हें इस सारी रकम का इंतजाम दोबारा करना पड़ा था, जिससे उन्हें कारोबार में शदीद नुकसान का सामना हुआ था। हयात साहब का खानदान अब काफ़ी मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा था। महीने में 1 से 2 बार जलाल ताया उन्हें फ़ोन करते, उनके अहवाल दरियाफ्त कर लेते, पर साइमा ताई ने उन गुजरे 2 माह में एक बार भी उनसे किसी किस्म का कोई रब्ता न किया था, जिसकी वजह वो सब जानती थी। साइमा ताई उन सब के इस घर से चले जाने पर बहुत खुश थी, उनकी दिली मुराद पूरी हो गई थी। ये जून के महीनों की एक गर्म दोपहर थी। अम्माद मार्केट के सामने अपनी बाइक पर अपने दोस्त का मुंतजर था कि उसकी निगाह कुछ फासले पर खड़ी रुतबा और आबरू पर पड़ी थी, जो हाथों में थैले लिए रिक्शे वाले से बात कर रही थी। आबरू को देखते अम्माद के दिल में बदले की आग जलने लगी। उसे एक बार फिर वो दिन याद आया जब जलाल ताया ने उस पर पाबंदियाँ लगाते हुए उसे बहुत बेइज्जत किया था। आबरू उसकी बेइज्जती की वजह थी। वो उसे बेइज्जत करवाते, उसकी ज़िंदगी को बेसकून करते। खुद कितनी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी। वो उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था कि अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जिस पर उसके लब मुस्कुराए। उसकी मुस्कुराहट शैतानी थी। उसने मोबाइल निकालते एक नंबर डायल किया, जबकि नज़रों का मरकज़ अब भी आबरू थी, जो अब किसी दूसरे रिक्शे वाले से बात कर रही थी। दूसरी जानिब से कॉल उठाए जाने पर चंद रस्मी बातों के बाद अम्माद बोला, एक ज़रूरी काम था यार। दूसरी जानिब से आती आवाज़ पर वो मुस्कुराते हुए बोला, कुछ खास नहीं, बस किसी से हिसाब बराबर करना है। वो नफरत से आबरू की जानिब देखता कह रहा था, जो अब रुतबा के साथ रिक्शे में बैठ रही थी। हाँ हाँ, पैसों की फिक्र मत करो। दूसरी जानिब से आती आवाज़ पर अम्माद बोला और कुछ लम्हों बाद वो फ़ोन काट चुका था। रुतबा और आबरू का रिक्शा अम्माद के करीब से गुजरा, जिसको देखते अम्माद शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला, बहादुरी का बहुत शौक है ना तुम्हें, अब देखता हूँ कि तुम अपनी इज्जत की हिफाजत कैसे करती हो। वो यूनिवर्सिटी से वापसी पर बस से उतरते अब कुछ दूर खड़े रिक्शों की जाने बढ़ रही थी। गर्मी अपने जौवन पर थी। वो इस वक्त गहरे नीले रंग के शलवार कमीज के साथ हमरंग दुपट्टा लिए हुए थी। बार बार चेहरे पर आता पसीना पोंछते वो फुटपाथ पर चल रही थी कि अचानक सड़क पर गुजरती हुई एक वैन उसके करीब आकर रुकी। उसने फौरन उस जानिब देखा। वैन से 2 नकाबपोश उतरते उसकी जानिब बढ़ने लगे थे। आबरू फौरन मामले को समझते भागने ही लगी थी कि वो लोग उस तक पहुंच गए और आबरू को खींचते हुए वैन के अंदर ले जाने लगे। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो हाथ पाँव चलाने लगी थी। इसी हाथापाई में उसका बैग भी वहीं ज़मीन पर गिर गया था। इससे पहले कि वो किसी को अपनी मदद के लिए पुकारती, उन दोनों में से एक आदमी ने रुमाल उसके चेहरे पर रख दिया था, जिस पर लगे क्लोरोफॉर्म के ज़ेर असर आबरू की आंखें बंद होने लगी थी। वो उसे खींचते हुए वैन में बैठा चुके थे। होश खोने से पहले आबरू ने वैन चलती हुई महसूस की थी और फिर वो होश व हवास से बेगाना हो गई। शाम के 7 बज चुके थे, मगर आबरू का अभी तक कोई अता पता ना था। साले बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। पास खड़ी रुतबा शाम 5 बजे से मुसलसल आबरू को फ़ोन मिला रही थी, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसकी सारी दोस्तों से भी पूछ चुके थे, पर किसी को भी आबरू की कोई खबर ना थी। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। सानिया बेगम का चेहरा आंसुओं से तर था। अम्मी, आप परेशान मत हो, आबरू को कुछ नहीं होगा। रुतबा उनको दिलासा देते मुसलसल आबरू को फ़ोन मिला रही थी। बेटा, अब हमें मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। तुम अपने ताया को फ़ोन मिलाओ और उन्हें सारे मामले से आगाह करो। सानिया बेगम ने रुतबा को मुखातिब किया, जिस पर उसने गहरी सांस लेते जलाल ताया को फ़ोन मिलाया, मगर फ़ोन दूसरी जानिब से काट दिया गया था। उसके दोबारा फ़ोन मिलाने पर इस बार कॉल रिसीव कर ली गई और रुतबा ने सारा मामला उनके गोशे कह गुजारा। 2 घंटे बाद जलाल ताया और साइमा ताई उनके घर मौजूद थे। जलाल ताया बहुत सी जगहों पर मालूम करवा चुके थे, मगर आबरू की कोई खबर न थी। अब आखिरी हल सिर्फ एक ही था कि वो थाने जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए। हॉस्पिटल से भी वो मालूमात ले चुके थे, मगर आबरू को ऐसा कोई हादसा पेश न आया था। जलाल ताया अशर के हमरा रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा चुके थे। उनके जाने के बाद साइमा ताई ने अपनी ज़बान के जोहर दिखाने शुरू कर दिए थे। देखा सालिया, इतनी आज़ादी का नतीजा, वो नखवत से बोली। बहुत जिद की थी इस लड़की ने अलग घर लेने की। अब मुझे समझ आ रही है कि वो इतनी जिद क्यों कर रही थी। उनकी बात पर रुतबा फौरन बोली, क्या मतलब है आपकी इस बात का ताईजान? साफ सी बात है, तुम सब उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो, क्या पता वो खुद ही किसी के साथ। बस कर दे ताईजान, रुतबा बुलंद आवाज़ में उनकी बात काटती बोली थी, जिस पर ताईजान फिर बोलने लगी, अपनी आवाज़ धीमी रखो लड़की, वैसे भी सच्ची बातें कहाँ किसी से बर्दाश्त होती हैं। वो तनफुर से बोली। इतने में जलाल ताया वापस आ चुके थे। वो सामने सोफे पर बैठे अपना गुस्सा उन पर निकाल रहे थे। इसी वजह से मैं तुम लोगों को अलग घर लेकर देने के हक में ना था, वो गुस्से से बोले। अब देख लो अपनी मनमानी का नतीजा।
जलाल ताया के सामने बोलने की हिम्मत उनमें से किसी में भी ना थी। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि आखिर जवान जहां लड़की दिन दहाड़े कहाँ जा सकती है। उनकी बात पर रुतबा ने कुछ बोलने के लिए लब खोलना ही चाहे थे कि जलाल ताया दोबारा बोले, मेरा घर तो तुम लोगों के लिए गैर महफूज था ना, तो अब बताओ इस मामले में मुझे क्यों बुलाया है। वो दोनों मियाँ बीवी उनके गम को हल्का करने के बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। उनके अल्फाज दूसरों पर क्या असर कर रहे थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अम्माद ने अपनी बाइक उस मकान के सामने रोकी और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलने पर वो अंदर दाखिल हुआ। सामने वही दो आदमी बैठे खाना खा रहे थे। अम्माद की समाज से आबरू की आवाज़ टकराई जो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी। दरवाज़ा खोलो, कौन हो तुम लोग, क्यों मुझे यहाँ कैद कर रखा है। वो मुसलसल दरवाज़ा बजाते बोल रही थी। होश कब आया था इसे। हम्माद के सवाल पर उन आदमियों में से एक ने चावलों से भरा चम्मच मुंह में डालते हुए जवाब दिया, बस अभी कुछ देर पहले। उसकी बात पर अम्माद ने सर हिलाया। आगे का सारा प्लान तुम लोगों को मालूम है ना। उसके सवाल पर उन दोनों ने इस बात में सर हिलाया, जिस पर अम्माद मुस्कुराता हुआ कमरे की जानिब बढ़ने लगा कि कुछ याद आने पर वो पलटा। और हाँ, इसे कल तक भूखा प्यासा रखना है। वो ये कहता हुआ कदम कमरे की जानिब बढ़ाने लगा। उसका मकसद आबरू को एक रात घर से बाहर रखते, उसके किरदार को दागदार करना था। वो बदले की आग में इतना अंधा हो चुका था कि वो भूल गया था कि उसके अपने घर में भी एक बहन मौजूद है। दरवाजे के करीब पहुंचते उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाते हुए अपनी शनाख्त छुपाई और आबरू को मजीद डराने धमकाने के लिए अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा खुलते जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ कि आबरू उस पर झपटी और उसका गिरेबान पकड़ते बोली, कौन हो तुम। हाँ, कौन हो तुम। अम्माद ने उसे धक्का देते हुए पीछे फेंका। वो पीछे पड़ी चारपाई पर जा गिरी, मगर दोबारा उठते उसकी जानिब आई। तुमने क्यों मुझे यहाँ बंद किया है, क्या मकसद है तुम्हारा। आबरू चिल्लाते हुए उसके करीब आई। अम्माद ने उसके दोनों हाथ जो उसने उसे मारने के लिए उठाए थे पकड़ते हुए उसे रोका। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए। उसकी आवाज़ पर आबरू को हैरत का झटका लगा था। उसने फ़ौरन अम्माद की जानिब देखा। अम्माद एक गलती कर चुका था। उसकी आवाज़ सुनते आबरू को शक हुआ। उसी लम्हे अम्माद के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ी और आबरू ने अम्माद से अपने हाथ छुड़ाते हुए उसके चेहरे से मास्क हटाने के लिए हाथ बढ़ाया कि अम्माद ने पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया था, जिस पर वह अपना तवाज़ुन कायम न रख सकी थी और बाई जानी पड़ी टेबल पर जा गिरी थी। टेबल का कोना उसके माथे को जख्मी कर गया था। उसकी आईब्रो के एन ऊपर एक बड़ा सा जख्म हो चुका था जिससे खून निकल रहा था। अम्माद ये सब देखने घबरा गया। आबरू माथे पर हाथ रखते हुए ज़मीन पर पड़ी करहा रही थी। इतनी देर में वो दोनों आदमी अंदर दाखिल हुए। ये इसका खून रोको, इसे सुबह इसे वहीं फेंक आना जहाँ से लाए थे। वो हड़बड़ाता हुआ ये कहता वहाँ से चला गया। सुबह के 7 बज चुके थे। हयात साहब के घर वालों के लिए ये रात क़यामत से कम ना थी। सारी रात उन्होंने जाग कर गुजारी थी कि कहीं आबरू की कोई खबर उन तक पहुंच जाए, मगर आबरू अब तक लापता थी। सालिया बेगम की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जबकि साइमा ताई उस वक्त मोहल्ले की चंद औरतों के साथ बैठी जहर उगल रही थी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, जबकि दूसरी जानिब आबरू को जब सुबह होश आया था तो उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। कमजोरी के बाद उसे हरकत करना भी मुश्किल महसूस हो रहा था। रात का बंद हुआ दरवाज़ा खोलते वो दोनों आदमी अंदर दाखिल हुए थे। आबरू को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आगे उनका मकसद क्या था। वो लोग उसे वहीं उसी जगह पर छोड़ गए थे जहाँ से उसे अगवा किया था। वो वहीं फुटपाथ पर पड़ी वीरान आंखों से इधर उधर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। उसकी इज्जत महफूज थी। उसने इस पर अपने रब का शुक्र अदा किया था, मगर वो लोगों को इस बात की यकीन कैसे दिलाएगी। कुछ देर बाद एक रिक्शा उसके पास आ रुका था। उसमें से एक ज़ईफ़ आदमी उतरता हुआ उसके पास आया। माथे पर बंदी पट्टी, बिखरे बाल, कपड़ों पर लगी धूल और खून के धब्बे। वो काबिल रहम लग रही थी। उस आदमी ने उससे उसके घर का पता पूछते उसे बाहिफाजत उसके घर तक छोड़ा। वो मरे मरे कदमों से गेट के पास आई, दरवाज़ा खोला। उसने कदम अंदर रखा। उसे अपना हर कदम मन भर का महसूस हो रहा था। उसे अंदर आता देखकर सामने बैठी इसबा और रुतबा भागकर उस तक पहुंची थी। अपनों को सामने देखते वो मुस्कुराई, पर शदीद भूख, प्यास और कमजोरी के बाद वो उनके पास पहुंचने पर इसबा के बाजू में बेहोश हो गई थी। आबरू को पूरे 2 घंटे बाद होश आया था। वो इस वक्त शदीद शौक और सख्ते के आलम में थी। कमजोरी के बाद उसे आंखें खोलना भी दुश्वार लग रहा था। डॉक्टर उसका मुआयना करते उसे दवाइयाँ देकर जा चुकी थी। उसके माथे का जख्म काफ़ी गहरा था। उन अगवाकारों के जल्दी से की जाने वाली पट्टी की वजह से उसका जख्म मज़ीद ख़राब हो गया था, मगर अब डॉक्टर उसका मुआयना करते हुए दोबारा पट्टी कर चुकी थी। आबरू ने खुद पर बीती सारी कहानी उन सबको बता दी थी, मगर उसकी तवक्को के मुताबिक कोई भी उसकी कहानी पर एतबार करने को तैयार ना था।
आबरू इस वक्त अपने आप को शदीद बेबस महसूस कर रही थी। वो सच्ची थी मगर कोई उसका यकीन करने को तैयार ना था, क्योंकि दाग उसकी इज्जत पर लगा था। लड़कियों की इज्जत कांच की मानिंद होती है, जरा सी ठेस भी उसको टुकड़ों में तकसीम कर देती है, जिनका दोबारा जुड़ना नामुमकिन हो जाता है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसे आराम के घर से अकेला छोड़ा गया था। बाहर लॉन्च में सायमत आई उस वक्त मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर तरह तरह की बातें बना रही थी। पता नहीं उन लोगों का मकसद क्या था। बेचारी आबरू को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। मोहल्ले की एक औरत की बात पर सायमत आई जवाब में बोलने लगी, आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ना, जो यूं मोहल्ले की तमाम लड़कियों में से सिर्फ इसी को अगवा किया गया। उनकी बात पर वो औरत दोबारा बोली, क्या मतलब है आपकी इस बात का? भाई साफ सी बात है, मुझे तो मामला कुछ और ही मालूम होता है। खुद ही सोचें कि ऐसी भी कोई अगवा होती है भला। खुद ही लेकर गए, खुद ही छोड़ कर गए, ना कोई तावान ना कुछ और। साइमा ताई की ज़बान जहर उगल रही थी। बात तो सही कह रही हैं आप, पास बैठी एक औरत बोली। उन सब औरतों के घरों में भी बेटियां मौजूद थीं, मगर वो सब इस चीज़ों को फरामोश कर चुकी थीं कि आज आबरू के साथ हुआ वाक़या कल को उनकी बेटियों के साथ भी हो सकता है। जलाल ताया उस वक्त हयात साहब के घर से आए थे। उस वाक़ये को 3 दिन गुजर चुके थे, मगर मिलने वाले अब भी बातें बनाने से बाज नहीं आए थे। उन्होंने अपना मोबाइल उठाया जिस पर 6 मिस्ड कॉल आई हुई थी। वो नंबर डायल करते हुए फ़ोन कान से लगाते हुए सोफे पर बैठ गए। हाँ आसिफ, सब खैरियत थी? इतनी मिस कॉल? दूसरी जानिब से कॉल रिसीव होने पर वो बोले, मगर दूसरी जानिब से कही जाने वाली बात पर उनके चेहरे के तासुरात बदले। इतनी बड़ी रकम? वो हैरत ज़दा थे। किसने निकलवाई है? दोबारा पूछने पर दूसरी जानिब से अम्माद का नाम लिया गया था, जिस पर जलाल ताया के गुस्से में इजाफा हुआ। आसिफ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो ये कहते फ़ोन काटते अम्माद के कमरे की जानिब चल पड़े। अम्माद की बदकिस्मती थी कि वो आज घर पर ही था। उन्होंने अभी उसके कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उनकी समाज से उसकी आवाज़ टकराई। यार, मैं कह तो रहा हूँ ना कि कल तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जलाल ताया कमरे में दाखिल हुए। खबरदार, जो तुमने अपना मुंह खोला मैं। वो ये कहते पलटा। जलाल ताया को सामने देखते उसकी ज़बान बंद हो गई थी। फ़ौरन फ़ोन काटते वो अपने हवास बहाल करने लगा। किसे देने हैं पैसे? जलाल ताया की आवाज़ पर अम्माद के पास अल्फाज ख़त्म हो गए। अम्माद, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किसे देने हैं पैसे? वो चिल्लाए। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, जलाल ताया के दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी। कहीं आबरू वाले मामले में अम्माद का हाथ तो नहीं? कहीं तुमने आबरू? जलाल ताया की इस बात पर अम्माद के रहे से अवसान भी खता हुआ। नहीं अब्बू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके लहजे की लड़खड़ाहट, पसीने से तर चेहरा जलाल ताया को बहुत कुछ समझाने के लिए काफ़ी था। जलाल ताया ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई अम्माद? वो चिल्लाए। तुम्हारी गैरत को ये गवारा था कि तुम अपने खानदान की लड़की के साथ ऐसा करो। वो उसे गिरेबान से पकड़ते हुए दहाड़े, जबकि अम्माद नजरें चुरा रहा था। तुम्हारे अपने घर में भी बहन मौजूद है, तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? वो उसे झंझोड़ रहे थे। क्यों किया तुमने ऐसा? वो आवाज़ बुलंद बोले। अम्माद खामोश रहा। अम्माद, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, बताओ मुझे क्यों किया तुमने ऐसा? वो उसका गिरेबान पकड़ते झंझोड़ रहे थे, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। अम्माद की बात पर जलाल ताया के गुस्से में इजाफा हुआ था और उन्होंने एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। शर्म के मारे डूब मरो अम्माद, तुम एक लड़की से बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाओगे, मुझे अंदाजा नहीं था। वो दहाड़े। दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, दफा हो जाओ। उन्होंने चिल्लाते हुए उसे धक्का दिया, जिससे वो उनसे दूर हुआ। तुम मुझे इस घर में बल्कि इस शहर में ही नजर मत आना। वो चिल्लाते हुए वहाँ से चले गए, जबकि पीछे खड़ी अम्माद को अब भी अपने अमल पर कोई नदामत ना थी। इस वाक़े को हफ्ता होने को आया था, मगर मामला सुलझने के बजाय मज़ीद उलझते जा रहे थे। मोहल्ले वालों ने उनका जीना दो भर कर डाला था। तरह तरह की बातें ताने सुनते अब उसके बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। उसका किरदार, उसकी इज्जत सब खाक हो गया था। क्या एक लड़की की इज्जत ख़राब करना इतना ही आसान होता है? हमारे मुआशरे में ये इतना ही आसान है। अम्माद ने उसे सिर्फ एक रात घर से बाहर रखा था, मगर अब उसकी लाख सफाइयों और दुहाइयों के बावजूद भी कोई उसका यकीन करने को तैयार ना था। वो बेकसूर होने के बावजूद भी कसूरवार ठहराई जा रही थी। उस एक रात का खामियाजा उसे अपनी पूरी उम्र भुगतना था। उसके किरदार पर लगा ये दाग वो शायद ही अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी मिटा सकती थी। वो इस वक्त अपने कमरे में लेटी खुद को बहुत टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस कर रही थी। उसे आज हयात साहब बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे। अगर आज वो जिंदा होते तो वो संभाल लेते। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोते रोते उसकी आंख लग गई थी और ख्वाब में उसकी मुलाकात हयात साहब से हुई थी, जो उसे अपने साथ लगाए बैठे थे। अबरू मेरा बच्चा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना,
زندگی میں انسان تبھی شکست کھاتا ہے جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ وہ کبھی جیت نہیں سکتا، اس لیے زندگی میں ہار کا سامنا کرتے اسے یہ کہو کہ مجھے زندگی میں ہار کبھی چھو بھی نہیں سکتی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے مسکرائی۔ مگر بابا، زندگی میں آئی مشکلات تو ہمیشہ انسان کو ہرا دیتی ہے نا؟ اس کی بات پر وہ دوبارہ مسکرائے۔ مشکلات کو آسان بنانے کا بھی تو ہنر ہوتا ہے نا بیٹا؟ پر بابا، مجھ میں وہ ہنر نہیں ہے، میں ان مشکلات کے آگے ہار رہی ہوں۔ وہ افسردہ ہوئی۔ فکر مت کرو بیٹا، تم وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہنر بھی سیکھ جاؤ گی۔ تم تو میری بہت مضبوط اور بہادر بیٹی ہو، میں نے تمہیں پہلے کبھی اتنا کمزور پڑتے نہیں دیکھا، تو اس بار تم کیوں خود کو ہارتا ہوا محسوس کر رہی ہو؟ ان کی بات پر وہ بولنے لگی۔ بابا، اس بار کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلی پڑ گئی ہوں، میں سچی ہوں، پر کوئی میرے یقین نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے حیات صاحب بولنے لگے۔ فکر مت کرو آبرو، جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کا ساتھ اس دنیا کا سب سے بڑا ساتھ ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ مسکرائے۔ تم بس اللہ پر بھروسہ رکھو، دیکھنا ایک دن تمہاری ساری مشکلیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ ان کے چہرے پر وہ شفقت بھری مسکراہٹ ابھی بھی موجود تھی۔ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے بابا، وہ دوبارہ ان کے گلے لگتے بولی۔ اس کی اس بات پر انہوں نے شفقت بھرا ہوا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا تھا، اور پھر آبرو نے انہیں خود سے دور جاتا ہوا محسوس کیا، اور یہی آبرو کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے مسکرانے کی کوشش کی، کیونکہ اسے خود کو مضبوط بنانا تھا، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ اشر اور جلال تایا اس وقت آبرو کے گھر پر موجود تھے۔ محلے کے چند افراد ان سے ملاقات کی خواہش مند تھے۔ وہ سب اس وقت بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ جی کے ساتھ جو بھی ہوا، ہمیں اس کا بہت افسوس ہے، مگر یہ عزت دار لوگوں کا محلہ ہے، ہم مزید ایسے لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دے سکتے۔ سامنے بیٹھے مردوں میں سے ایک آدمی بولا۔ اس کی بات پر اشر اور جلال تایا حیران ہوئے تھے۔ پر جو بھی ہوا، اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اشر اس آدمی کی بات کے جواب میں بولا، قصور ہے یا نہیں، پر یہ اکیلی عورتیں ہیں، ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے۔ اس وقت میں نے انہیں کرائے پر رکھ لیا تھا، مگر اب میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوں۔ اس مکان کے مالک نے بھی ان کی باتوں میں حصہ لیا تھا، مگر آپ ایسے کیسے انہیں گھر سے نکال سکتے ہیں؟ جلال تایا بھی بولنے لگے۔ یہ ہمارا گھر ہے، محلہ بھی ہمارا ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، ویسے بھی ہم اب مزید ایسی لڑکیوں کو یہاں برداشت نہیں کر سکتے۔ محلے کا ایک معزز آدمی بولا۔ ایسی لڑکیوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اشر کی آواز کچھ بلند تھی۔ ہم ان کے کردار کے بارے میں نہیں جانتے، کیا پتہ وہ لڑکی خود ہی اس معاملے میں ملوث ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کا ہماری بچیوں پر بھی برا اثر پڑے۔ وہ رکے، اور ویسے بھی اس لڑکی کے کردار کی گواہی کون دے گا؟ میں دوں گا اس کے کردار کی گواہی۔ آپ کو نظر نہیں آتا وہ زخمی تھی؟ کوئی خود اپنے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اشر غصے سے بولا۔ میاں ذرا سنبھل کر، گواہی دینا بہت آسان ہے، مگر اپنانا بہت مشکل ہے۔ بڑی بڑی باتیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر عمل کوئی نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے تو پھر سنیں، میں اپناؤں گا آبرو کو، پھر تو تسلی ہو جائے گی نا آپ کو۔ اشر کی اس بات پر سب حیران ہوئے تھے۔ جلال تایا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، اور اس کے کچھ قریب ہوتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو اشر؟ ان کی اس بات پر اشر ان کی جانب دیکھتا ہوا بولنے لگا۔ ابو، اس وقت یہی بہتر ہے، آبرو کی عزت کا سوال ہے۔ اس کی بات پر جلال تایا نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک ان کے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا تھا۔ انہیں وہ جائیداد دوبارہ حاصل کرنے کا موقع مل رہا تھا، اور وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ اشر ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ اپنائے گا آبرو کو، پھر تو ان کے یہاں رہنے پر آپ سب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ وہ لوگ لاجواب ہو چکے تھے۔ اسی جمعے کو اشر اور آبرو کا نکاح ہے، آپ سب ضرور آئیے گا، اب آپ سب جا سکتے ہیں۔ جلال تایا یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ باقی لوگ بھی اس بات کے بعد کچھ بولنے کے قابل نہ رہے تھے۔ جلال تایا صالحہ بیگم کو ساری معاملے سے آگاہ کرتے ہوئے اشر کو باقی تیاریوں کو کہتے واپس گھر آ گئے تھے۔ گھر آتے انہوں نے سائمہ تائی کو ساری بات بتائی، جس پر ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جلال؟ وہ ان کے فیصلے پر حیران تھی۔ یہی کہ آبرو اور اشر کا اس جمعے کو نکاح ہے۔ جلال تایا پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ مگر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جلال؟ وہ لڑکی، وہ آپ کیسے اسے اپنے بیٹے کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں؟ وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ آپ، وہ بولتے بولتے رکی۔ کہیں آپ دوبارہ اس جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے تو یہ سب نہیں کر رہے؟ ان کی بات پر جلال تایا ان کی جانب پلٹے، مگر ان کے کچھ بولنے سے پہلے سائمہ تائی بول پڑی۔ اگر ایسا ہے نا جلال، تو میری بھی ایک بات یاد آپ رکھیے گا، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس لڑکی کو کسی صورت اس گھر کی بہو نہیں بننے دوں گی۔ میں اپنی زبان بند رکھو سائمہ، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اور آبرو کا نکاح اشر سے ہی ہوگا، اور اسی جمعے کو ہوگا۔
जलाल ताया ऊंची आवाज में बोले। जलाल, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? वो लड़की अगवा का ड्रामा रचा रही है। वो बद किरदार है जलाल, न जाने वो किसके साथ अपना मुंह काला करवा कर आई है। अपनी बकवास बंद करो साइमा। तुम्हें मालूम है कि उसे किसने अगवा किया था? उसे किसी ने अगवा नहीं किया था, वो खुद गई थी। वो बहुत बेहया है। मैं अपनी जबान से एक लफ्ज और मत निकालना साइमा। वो खुद नहीं गई थी, उसे तुम्हारे बेटे अम्माद ने अगवा करवाया था। साइमा ताई का मुंह खुला का खुला रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं जलाल? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा कर चुका है साइमा। उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ऐसी गिरी हुई हरकत की है। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। आपको ये किसने बताया है? कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, ये सब मुझे खुद अम्माद ने बताया है। साइमा ताई लाजवाब हुई थी। इसलिए अब अपनी ज़बान बंद रखो और जो फैसला मैंने किया है उसकी तैयारियां करो। मगर जलाल, इस निकाह के अलावा भी तो कोई और हल हो सकता है ना? इसके अलावा और कोई हल नहीं है। साइमा ताई खामोश हो गई। अम्माद कहाँ है जलाल? उनके सवाल पर जलाल ताया गुस्से से बोले, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, इसलिए उसे इस शहर से बाहर भेज दिया है। और खबरदार, जो तुमने भी उसकी वापसी तक उससे कोई राब्ता किया। मगर जलाल, अगर मगर कुछ नहीं साइमा, मैं फैसला कर चुका हूँ। वो अटल लहजे में कहते हुए वहाँ से जा चुके थे, जबकि पीछे साइमा ताई गुस्से से तिलमिला रही थी। सालिया बेगम जलाल ताया के फैसले पर हैरान भी थी और खुश भी। वो हैरान इसलिए थी कि यूं एकदम से ये फैसला करना मामूली बात ना था, और खुश इस बात पर कि वो जानती थी कि आबरू के किरदार पर लगा ये दाग इस रुस्वा कर गया था। मुस्तकबिल में भी कोई उसे इतनी आसानी से अपनाने को तैयार नहीं होगा, जबकि आबरू इस फैसले पर सकते में थी कि ये उसकी ज़िंदगी में कैसे कैसे तूफान आ रहे थे। वो उनके फैसले से बहुत हैरान थी, क्योंकि उसे मालूम था कि ये उनकी हमदर्दी में किया गया कोई फैसला नहीं, बल्कि उसके पीछे जलाल ताया का कोई ना कोई मकसद छुपा है। जो वो एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बना रहे हैं जिसका किरदार सबके लिए सवालिया निशान है, मगर इस वक्त वो इकरार या इनकार करने की हालत में ना थी। जो जैसा होता जा रहा था उसे कबूल करना था। जुमे के दिन उसका और अशर का निकाह तय पाया था। वो साइमा ताई के हवाले से भी हैरान थी कि वो कैसे ऐसी लड़की को अपनी बहू बना सकती हैं जो उन्हें एक आंख ना भाती हो। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए वो अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और के नाम कर चुकी थी। निकाह के बाद अशर से होने वाली मुलाकात में अशर ने उसे हर सूरत हाल में अपने साथ होने का यकीन दिलाया था। उनके इस निकाह को भी अभी 1 माह ही गुजरा था कि आबरू के कहने पर अशर ने जलाल ताया से आबरू की तालीम दोबारा जारी करने की इजाज़त मांगी थी, जिस पर जलाल ताया ने इनकार कर दिया था। पर अशर के बहुत इसरार पर वो मान गए थे। आबरू गुजरते वक्त के साथ मजबूत होती जा रही थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता जलाल ताया के सारे मकसद समझ आने लगे थे। अपनी डिग्री मुकम्मल होने पर उसने नौकरी का इरादा किया था, जिस पर पहले तो अशर ने उसे मना कर दिया था, मगर आबरू के इसरार पर वो राज़ी हो गया था। उसने जलाल से भी बात की थी, मगर तवक्को के ऐन मुताबिक जलाल ताया ने साफ इनकार कर दिया था। उनके इनकार के बावजूद आबरू ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, और फिर अपनी नौकरी पक्की होने पर वो ये खबर लेकर जलाल ताया के घर गई थी और उनसे इजाज़त मांगी थी। वो जानती थी कि जलाल ताया को भी उनकी कुछ बातें मजबूरन माननी पड़ेंगी, इसलिए वो भी उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती थी। नौकरी को 1 साल मुकम्मल होते उसने अपने जमा किए गए पैसों में कुछ और रकम शामिल करते हुए एक मकान खरीदा था, जो इतना बड़ा तो ना था मगर उनके लिए काफ़ी था। वो बहुत पहले ही वो मोहल्ला छोड़ देना चाहती थी, मगर मजबूरियों के बास ऐसा मुमकिन ना हो पाया था, क्योंकि उस मोहल्ले के मकीनों की नज़र उसे हमेशा अपने साथ हुआ वो वाक़या याद दिलाती थी। पर जैसे ही वो किसी काबिल हुई तो उसने सबसे पहले अपने लिए घर खरीदा था। साइमा ताई के नफ़रत और हकारत भरे जुमले वो शुरू से सुनती आई थी और आज तक सुनती थी। अम्माद से होने वाली एक मुलाकात में उसे एकदम वो आवाज़ और आंखें याद आई थी, मगर फिर उसने सोचकर कि वो आखिर ऐसा क्यों करेगा, उसकी वो सोच पलट गई। ज़िंदगी उसके लिए कभी आसान नहीं रही थी, ख़ास तौर पर हयात साहब का साया सर से उठ जाने के बाद उसने ज़माने की बहुत ठोकरें खाई थी। तभी ये मामूली बातें उस पर कोई असर न करती थी। बाजू में दर्द जागते वो वापस हाल में लौट आई थी। उसे अपने रुखसार पर नमी महसूस हुई थी। उसके बागी आंसू हमेशा बगावत करते उसे कमज़ोर साबित करने की कोशिश करते थे, पर उसे भी अपने आंसुओं पर इतना इख्तियार था कि ये बगावत सिर्फ तब होती थी जब वो तन्हा होती। उसने दराज खोलते पेन किलर निकाली और ग्लास में पानी उंडेलते हुए गोली निकलते ग्लास वापस रख दिया और बैठ के क्राउन से टेक लगाते हुए आंखें मूंद ली। आधी रात हो चुकी थी। वो उस वक्त अपने कमरे में बेड पर मौजूद थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं, आंखों के पपोटे सूज चुके थे। खिड़की से नजर आता चांद भी आज उसके गम में गमगीन था।
इतने साल वो एक अनचाहा रिश्ता निभाने की कोशिश करती रही थी। अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात, वो सब उस रिश्ते के लिए कुर्बान कर चुकी थी। मगर बदले में उसे क्या मिला था? धोखा, सिर्फ धोखा। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो खुद पर काबू पाले, मगर दिल का दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। वो शख्स जो उसका हमसफ़र था, इतने अरसे से उसे धोखे में रखे हुए था। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वालों को उसके हवाले से कोई भी परेशानी हो, मगर अब वो किस तरह उनसे इतनी बड़ी बात छुपाए। वो अभी उन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। हफ्सा तेज़ी से अपने बहते हुए आंसू साफ किए कमरे में दाखिल होने वाले आदिल था। कमरे को रोशन देखते वो हैरान हुआ। उसने एक नज़र सामने बैठी हफ्सा पर डाली और कदम बढ़ाता हुआ ड्रेसिंग टेबल की जानिब गया। तुम आज अभी तक जाग रही हो? सब खैरियत है? उसके सवाल पर हफ्सा इस्तज़ाइया मुस्कुराई, मगर खामोश रही। अपने सवाल के जवाब में खामोशी पर आदिल दोबारा बोला, हफ्सा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। इस बार उसके मुखातिब करने पर हफ्सा बोल पड़ी, इनकी ज़िंदगी में अंधेरे छा जाएं, उन्हें फिर नींद कहाँ नसीब होती है। उसकी इस बात पर आदिल उसकी जानिब पलटा। क्या कहा तुमने? उसे लगा उसने सुनने में कोई गलती हुई हो। उसके सवाल पर हफ्सा बेड से उतरते हुए उसके सामने आई। मैंने कहा जिनके अपने सबसे करीबी लोग उन्हें धोखा दे रहे हों, उन्हें फिर नींद कहाँ नसीब होती है। हफ्सा के लहजे और अंदाज पर आदिल हैरान हुआ, मगर फिर माथे पर बल डाले बोलने लगा, ये क्या ओल फोल बोले जा रही हो हफ्सा? उसकी इस बात पर हफ्सा ने अपने बहते हुए आंसू सख्ती से साफ किया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया आदिल, क्यों? उसकी इस बात पर आदिल की उलझन में इजाफा हुआ। क्या बकवास कर रही हो हफ्सा? क्या किया है मैंने? उसकी बात पर हफ्सा ने बेड के साइड टेबल के दराज से वो रिपोर्ट निकालते हुए आदिल के जानिब फेंकी थी। ये क्या है आपने मेरे साथ? वो चिल्लाई। ज़मीन पर गिरी उस रिपोर्ट को उठाकर एक नज़र देखते आदिल के चेहरे पर गुस्सा छाने लगा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की? उसे मालूम था कि हफ्सा को रिपोर्ट कहाँ से मिली होगी। आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दें और मुझे आपकी चीज़ों को हाथ लगाने की इजाज़त भी ना हो? वाह! वो तंजे अंदाज में हंसती आदिल के करीब आई थी। मुझे बताएं आदिल, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब आपको मालूम था कि मेरा कोई कसूर नहीं, तो क्यों मुझे अजियत देते रहे? क्यों तल्ख जुमले कहते रहे? मेरे साथ को छलनी करते रहे? वो चिल्ला रही थी। अपनी आवाज़ धीमी रखो, आदिल बुलंद आवाज़ में गुर्राया। नहीं आदिल, आज नहीं। आज मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए कि आपने इतना अरसा मुझे अंधेरे में क्यों रखा। उसकी इस बात पर आदिल के गुस्से में इजाफा हुआ। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। हफ्सा को उम्मीद थी कि शायद आदिल इस राज पर से पर्दा उठने पर उससे माफ़ी मांग लेगा और सब ठीक हो जाएगा, मगर आज उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। वो अपने किए गए किसी भी अमल पर नादिम ना था। इतने में आदिल की अम्मी उनकी आवाज़ें सुनते हुए कमरे में दाखिल हुई। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम दोनों ने? ये कोई वक्त है लड़ने का? उनकी बात पर हफ्सा ने वो रिपोर्ट आदिल के हाथ से खींचते हुए आदिल की अम्मी की जाने बढ़ाई। बहुत अच्छा किया आपने कि आप भी आ गई हैं, ये देखें। हफ्सा की बात पर आदिल की अम्मी ने वो रिपोर्ट थाम ली। जो सुबह शाम आप मुझे औलाद के ताने देती रहती है ना, ये देखें, गौर से देखें ये रिपोर्ट, जिसमें वाज़े लिखा हुआ है कि नुक्स मुझ में नहीं आपके बेटे में है। वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। उसकी इस बात पर आदिल का हाथ हवा में बुलंद हुआ, मगर हफ्सा उसका हाथ हवा में ही अपने हाथ से रोक चुकी थी। बस आदिल, अब और नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए आदिल का हाथ झटका। और आपका ये बेटा ये बात पूरे 2 साल से जानता है। वो रुकी और गहरी सांस ली, मगर फिर भी उसने ये बात छुपा कर रखी। ये साबित कर दिया कि ये एक बुज़दिल मर्द है, बुज़दिल। हफ्सा चिल्ला रही थी। मेरी ज़िंदगी के इतने कीमती साल आपके इस बेटे ने बर्बाद कर दिए। वो आदिल की अम्मी की जानिब देखती बोली, जिनके चेहरे पर हैरत ही हैरत थी। आदिल ने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि हफ्सा दोबारा बोली, मगर अब और नहीं। अब मैं एक दिन भी इस घर में नहीं रहूँगी। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। उसकी इस बात पर आदिल की अम्मी कुछ बोलने ही लगी थी कि आदिल बोल उठा, ठीक है, बहुत शौक है ना तुम्हें जाने का, तो जाओ, मगर एक बात याद रखना कि इस घर से एक बार कदम बाहर निकालने पर इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हफ्सा आदिल की ढिठाई पर और बेशर्मी पर हैरान थी। चले अम्मी, वो ये कहता अपनी माँ को लिए कमरे से चला गया था, जबकि पीछे हफ्सा फर्श पर बैठते हुए रोने लगी थी। वो लाख चाहने के बावजूद भी खुद को मजबूत नहीं कर पा रही थी। रोते रोते उसकी हिचकी बन चुकी थी, मगर यहाँ उसकी परवाह किसे थी? रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे मालूम न हो सका था। आंख खुलते वो फर्श से उठी। उसके जिस्म का हर हिस्सा शदीद दर्द में मुब्तला था। वो खुद को घसीटते हुए आईने के सामने गई और एक नज़र आईने में नजर आते अपने अक्स पर डाली। बिखरे बाल, रो रो कर सूजी हुई सुर्ख आँखें, कमज़ोर जिस्म, वो उस हालत में काबिले रहम लग रही थी। रात का वाक़या याद आते
आंसू एक बार फिर उसके रुखसार पर बहने लगे थे। वो अब क्या करेगी? वो कैसे अपने घर वालों को इस मामले से आगाह करेगी? रात में आदिल का रवैया उसे मजीद परेशान कर गया था। वो अभी उन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक उसके जहन के पर्दे पर माजी की चंद यादें लहराई थी, जब वो अपने बचपन में हर बार मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते मार खाकर घर आ जाती थी। चाहे गलती उसकी हो या दूसरे की, तो हयात साहब उसे हर बार एक ही बात समझाते थे, जो उस वक्त हफ्सा के कानों में गूंज रही थी। ये बड़ी जालिम है बेटा, यहाँ कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता। यहाँ हर एक को अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है। जो लोग खुद अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा मजलूम की ज़िंदगी गुजारते हैं। हयात साहब की बात याद आते हफ्सा के लबों पर तबस्सुम बिखरा था। उसने अपने आंसू साफ करते हुए अपने बिखरे हुए बाल समेटे और अलमारी की जानी बढ़ गई थी। कुछ समय बाद वह अपना सामान पैक कर रही थी। वह फैसला कर चुकी थी कि अब उसे अपनी जंग खुद लड़नी है, उसे अपने हक के लिए आवाज़ खुद बुलंद करनी है। वह कुछ देर बाद अपना सामान तैयार कर चुकी थी। उसने अलमारी से अपनी चादर निकालते चादर ओढ़ी और कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए थे। हर बढ़ते कदम के साथ उसे उस घर में गुजारा एक एक लम्हा याद आने लगा। उसने उस घर के मक्किनों की खुशी की खातिर अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती सालों की कुर्बानी दी थी। अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटते वो उनके रंग में ढल गई थी, मगर बदले में उससे क्या हासिल हुआ था? आंसू उसके पलकों की बार तोड़ते उसका रुखसार भिगोने लगे थे। वो कदम उठाती सीढ़ियों की करीब आई, जहाँ से उसे लॉन्च में मौजूद अपनी सास और आदिल बैठे दिखाई दिए थे। हफ्सा की नज़रें उन पर पड़ते वो भी उसकी जानिब देखने लगे, मगर चंद लम्हे बाद वो मुंह फेरते हुए आपस में बात करने लगे थे। हफ्सा का दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रोए। वो लोग जिनकी खातिर उसने इतनी कुर्बानियाँ दी थी, उन्हें उसकी वजूद से कोई सरोकार ना था। उन दोनों ने एक बार फिर हफ्सा को रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो आदिल और उसके घर वालों से वफादार थी। वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। हर जीने पर कदम रखते उसे अपनी ज़िंदगी की बीते पल याद आने लगे थे। उन 6 सालों में उसने बहुत अज़ियतें सही थी। वो अपने शोहर के लिए एक अनचाहा वजूद थी। वो अपनी सास को औलाद की खुशी न दे पाने पर रोज़ ताने सुनती थी। उसका शोहर उसे वफादार ना था। उसने अपने आंसू साफ किए और अपना बैग उठाते अभी तीसरे जीने पर कदम ही रखा था कि उसका सर चकरा गया और अपना तवाज़ुन कायम न रख पाई। उसका पाँव फिसला और वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिर गई थी। वो फर्श पर औंधे मुँह पड़ी हुई थी। खून उसके सर से निकलता उसकी चादर को दागदार कर रहा था। वो दोनों उसको सीढ़ियों से गिरता हुआ देखकर भागते हुए उसके करीब आए। हफ्सा, हफ्सा आंखें खोलो। आदिल ने उसके करीब आते हुए उसे सीधा किया था। जख्म उसके सर के पिछले हिस्से पर लगा था। आदिल के दोनों हाथ खून से रंग चुके थे। हफ्सा ने अपनी पूरी कुव्वत लगाते अपनी आंखें खोली। आदिल के चेहरे पर नजर पड़ते वो तल्खी से मुस्कुराई। वो उस शख्स के चेहरे पर अपने लिए फिक्र देखने की ही तो ख्वाहिशमंद थी। वो अपनी उम्र का एक हिस्सा उस लम्हे को तरसी थी, और आज जब वो लम्हा उसे नसीब हुआ था तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। हफ्सा, हफ्सा। उसकी सांस भी उसके पास ही मौजूद थी, मगर हफ्सा की कुव्वत समात ख़त्म हो चुकी थी। उसने एक नज़र आदिल के चेहरे पर डालते हुए अपनी बंद होती आंखें दोबारा खोलना चाहा, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और कुछ समय बाद उसकी आंखें बंद हो गई थीं, शायद हमेशा के लिए। एक ये जहाँ, एक वो जहाँ, इन दो जहाँ के दरमियाँ बस फासले हैं एक सांस का। जो चल रही तो ये जहाँ, जो रुक गई तो वो जहाँ। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट। और हफ्सा की डेथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगा था वो अपने लिए स्टैंड लेगी। और आदिल को देखो, अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहा, आगे से और गुस्सा हो रहा है। तो मुझे लगा था कि अब इसके साथ काफ़ी बुरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, हफ्सा की डेथ नहीं होनी चाहिए, शायद ना हुई हो। और रुतबा का समझ नहीं आ रहा मुझे, मतलब जिस लड़के ने तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने इतनी इंसल्ट की है, इतना मतलब इल्ज़ाम लगाए हैं झूठे, और फिर भी तुम उसे माफ़ किया, समझ में आया। लेकिन इतनी अच्छी फ्रेंडशिप के उससे अब गिफ्ट्स भी ले रही है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है रुतबा की? मुझे नहीं लगा था कि रुतबा का करैक्टर ऐसा होगा। मुझे उससे आबरू जैसी वाइब आती थी, लेकिन अब मुझे अजीब ही लग रही है रुतबा कि ये क्या मतलब हुआ? इतनी फ्रेंडशिप हो रही है तुम्हें, कुछ तो सोचो। और वो भी आगे से प्लेन बना कर वाकई में बैठी हुई है शहरियार के साथ, और रुतबा उससे फ्रेंडशिप करके बैठी हुई है, वो भी इतनी अच्छी वाली। तो कुछ तो सोचना चाहिए था रुतबा को, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट ही होती, लेकिन नहीं। और डॉक्टर आफिया की डेथ उनके लिए काफ़ी दुख हुआ था। वो ही सबसे अच्छा मुझे करेक्टर लगी थी इसमें अब तक का, जो इतना सब कुछ करती हैं। लेकिन इस बात से एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है राइटर ने कि अच्छा करोगे तो वाकई में अच्छा होता है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई थी, बहुत नेचुरल तरीके से दिखाई है
کہ ڈاکٹر عافیہ نے جتنا صبرینہ کے ساتھ کیا تھا اب اس کا بدلہ دیکھو زاویار اور فضل کو کتنی اچھی زندگی ملی ہے صبرینہ کی وجہ سے، ورنہ اگر وہ نہ ہیلپ کرتی اور پھر ان دونوں کا کیا ہوتا آگے۔ تو یہ نہیں کہ ڈاکٹر عافیہ نے بدلے کے لیے کیا تھا، لیکن کافی اچھا میسیج دیا ہے رائٹر نے یہ۔ اس میں اور بھی بہت میسیج ملے ہیں لیکن مجھے یہ میسیج سب سے اچھا لگا ہے اور کافی اچھا بتایا بھی گیا، مطلب منظر نگاری بھی کافی اچھی طریقے سے کی گئی ہے۔ تو ہاں اچھا ہے میسیج، اور اسٹوری تو ہے ہی اچھی۔ تو آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اپنا ریویو بھی لازمی دینا ہے۔ چلتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔